अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल वॉइस ऑफ नॉवेल्स। अगर आप अच्छे नॉवेल्स को रीड करना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नावल अच्छे इश्क की तरफ, जो लिखा है वाइबा फातिमा ने। एपिसोड नंबर 26 to 30। फनूदगी में जाते ही कई चेहरे इसकी निगाहों के सामने आए थे। बाबा, मुझे आपके पास जाना है, लोवीज़ा चिल्लाई। नहीं लीजा, वापस जाओ, अभी के अभी। सामने वाले ने इसे बुरी तरह झड़का। वो फूट फूट कर रोने लगी। काबिले रहम है हालत मेरी, देखने आओ तो रुलाऊं तुम्हें। इधर बाहर वो हारे जुआरी की तरह जैसे सब कुछ लुटाकर और हार कर ऑपरेशन थिएटर के बाहर बिगी पल के लिए खड़ा था। लहू छलकाते चेहरे और आंखों से बेपनाह वहशत टपक रही थी। दिल अपनी जगह बिल्कुल खामोश था। पास ही आली और उजाला बैठे थे। आधे घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर राणा, बेटा हुआ है आपका, डॉक्टर हिना ने करीब आकर कहा। काश इस वक्त वो बोल सकता, डॉक्टर मेरी वाइफ। इनकी तबीयत स्टेबल नहीं हो रही। खून तो पहले ही बहुत ज़्यादा बह चुका था, मगर शुक्र है एन वक्त पर ब्लड का इंतज़ाम हो गया। मगर अब भी वो ऑपरेशन के बाद होश आने पर फिर रोए जा रही हैं। ब्लीडिंग भी मामूल से ज़्यादा हो रही है। बीपी खतरनाक हद तक लो हो चुका है और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर पेशेंट की जान बचाने को यूट्रस से निकाल देते हैं, जो ब्लड निचरकर प्याज की परत से भी ज़्यादा बारीक हो चुकी है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जाएं, बात करें इनसे और जो भी प्रॉब्लम है इसे सॉर्ट आउट करें। इन्हें रिलैक्स करें किसी भी तरह, नहीं तो इनकी जान बचाने को दूसरा तरीका इख्तियार किया तो फिर दोबारा कभी मां नहीं बन पाएंगी आपकी मिसेस। डॉक्टर ने संजीदगी से तमाम सूरत हाल बताई। शिद्दत जब्त और भिंचे हुए जबड़ों के बावजूद एक बागी सा आंसू था जो पलकों की बाढ़ तोड़कर गाल पर फिसल आया था। डॉक्टर, मैं बात करती हूँ इससे। वैसे तो वो अपने मरे हुए बाप को अब रो रही है, खामोश नहीं होगी, मगर मैं एक कोशिश करती हूँ। उजाला ही मेन हादी की हालत समझती अपनी जगह से उठी थी कि वो तो इस कदर मजबूर था कि इसे तसल्ली भी नहीं दे सकता था। हाँ, मगर एक जख्मी सी निगाह मीर हादी पर जरूर डाली थी, जैसे कहना चाहती हो, देखा मैंने कहा था ना, बहुत बुरा होगा इससे सच्चाई छुपाने से। इसे अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। उजाला आईसीयू में आई। वो गनूदगी में रोए जा रही थी। सिस्टर ने रेड कंबल में लिपटी एक गुलाब सी घड़ी इसे थमाई तो उजाला महबूत ही रह गई। हे बेबी, खाला इज हेयर। वो वाली सदके गई। सबसे पहले बाबा की बारी। वो एक्साइटेड सी बाहर आई। मीर हादी जो आंखों पर हाथ रख के बैठा था, इसके कंधे पर हाथ रखा। वो सीधा हुआ और हैरत से उजाला की गोद में मौजूद इस गुलाबी से नन्हे मुन्ने वजूद को देखा, जो बारीक सी आवाज़ निकाले कड़वी सी शक्ल बनाकर रोने की तैयारी में था। जैसे माँ की तरह इसकी भी कोई नाराज़गी हो अपने बाबा से और बाबा की ये मीटिंग इसे कुछ खास पसंद न आई हो। मीर हादी ने अपनी मोहब्बत के वजूद से बने इस वजूद को देख दुनिया भुला दी। उजाला ने नरमी से मीर हादी की गोद में थमाया। मीर हादी ने इसे बाजुओं में भरा। आली भी इसे पुरशौक निगाहों से देखता करीब आ गया। बाप बनने का सुख और खुशी क्या होती है, क्या एहसास होता है, वो ये कभी भी अल्फाज में बयान नहीं कर सकता था। खासकर अपनी कार्बन कॉपी को अपनी ही गोद में देख कर क्या महसूस होता है। बारीक सी आवाज़ में चू चू सुनी तो वो चौंका। जूनियर वडेरा जी मुँह बनाकर अब रोने का शुगल फरमाने लगे थे। वो घबरा ही गया। तभी सिस्टर ने आकर इसे मीर हादी से अपनी गोद में थाम लिया और रूम में ले गई। मीर हादी शीशे के इस पार हसरत से इसे देखे गया। उजाला अंदर इसके बेड तक आई थी। लीजा, लोवीजा। इसने लोवीजा के गाल थपथपाए। इसने जरा सी आंखें खोली और फिर फूट फूट कर रोई थी। उजाला इसके सरहाने बैठ गई, इसका सर अपनी गोद में रखा। लोवीजा, सब्र करो प्लीज, क्यों अपनी जान हलकान कर रही हो? खामोश हो जाओ। उजाला ने प्यार से इसका सर और कमर सहलाई। वो रोते रोते मगर अब कुछ पुरसुकून होकर दुआओं को जेर असर गहरी नींद में गई थी। मीर हादी चुपके से अंदर आया। उजाला ने मीर हादी का धुआं चेहरा देखा। नरमी से इसका सर तकिए पे रखा और कमरे से बाहर निकलती चली गई। वो धीमा शिकस्ता कदमों से इसके करीब आकर बैठा। पहले जर्द चेहरे, खुश्क होंठों और रोई सुर्ख आंखों में कर्ब व अजियत की आमेजिश लिए वो बरसों की मरीजा लग रही थी। प्यासी निगाहों ने चेहरे का एक एक नक्श चूमा। एलो मेरी जान, धीमे सिरों में सरगोशी की, झुककर नरमी से माथे पर तिश्ना लब रखे। बहुत छोटा लफ्ज़ है सॉरी, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग मेरी जान। इसका चेहरा हाथों में थामा। एक जाना पहचाना लम्स अपने वजूद पर महसूस करके इसने नींद में ही बुरा मनाया और माथे पर हल्के से बल नमूदार हुए थे। वो इसकी नाराज़गी की इस शिद्दत पर जख्मी सा मुस्कुराया और काफ़ी देर इसके करीब बैठा अपनी दीद की प्यास बुझाता रहा कि होश में तो जाने वो इसकी मोहब्बत भरे दिल पर क्या क्या कहर ढालने वाली थी।
मीर हादी ने बेबी की इत्तला अभी किसी को नहीं दी थी, न ये खबर लीक होने दी थी कि इतने नाजुक वक्त में जब इसकी ज़िंदगी मोहब्बत और मताए कुल दांव पर लगी थी और लुबीज़ा की इतनी तबीयत ख़राब थी, वो कोई शोशा जश्न या हंगामा राय नहीं चाहता था। जो ये खबर मिलने पर इसके बाप दादा पूरा हॉस्पिटल सर पर उठाकर मचा देते। तभी इसने बस हवेली पैगाम भिजवाया था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, मगर इन्हें यहाँ आने से सख्ती से मना कर दिया था। आज तीसरा दिन था इसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। आज ही वो मुकम्मल होश में आई थी और अब आंखों पर हाथ रखे खामोश सी लेटी हुई थी। इतने दिन से बेबी की केयर नर्सेज और उजाला कर रही थी। लोवीज़ा पहले तो होश में ही नहीं थी, मगर जब से वो होश में आई थी उजाला नोट कर रही थी इसने एक बार भी बेबी की जानिब नहीं देखा था। वो जो खिड़की के बाहर संजीदगी से खड़ा था इसे गहरी निगाहों से ऑब्जर्व कर रहा था। उजाला को अंदाजा था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। ये भी उजाला अच्छी तरह जानती थी। बेबी अब भी उजाला की गोद में था जब उजाला ने इसे आवाज़ दी, लीजा ये देखो बेबी को, कितना क्यूट है, बिल्कुल तुम पर गया है, लो गोद में उठाओ इसे। डॉक्टर ने कहा आज से तुम इसे फीड करवाओगी। आज से उजाला इसको इसके बाप के सुपुर्द कर दो और बोलो अपनी औलाद ले जाए यहाँ से। लुबीज़ा के सर द स्पॉट लेजेंड ने उजाला को हैरत व सदमे से गंग किया था। लुबीज़ा वो हैरत व सदमे से इतनी बोल पाई कि लुबीज़ा ने फिर इसे टोका, उजाला जो कहा है वो करो। लीजा इसमें इस मासूम जान का क्या कसूर है, देखो तो सही इसकी तरफ। उजाला ने बेबी को इसके चेहरे के आगे करना चाहा। अजियत से तड़पते लुबीज़ा ने करवट ही बदल ली और ऐसा करते इसकी रूह कांप उठी थी। वो जिसे देखे बगैर ही ममता से चूर इससे बेतहाशा मोहब्बत की थी। इसके वजूद को लेकर लाखों सपने निगाहों ने बुने थे। अब इसी से मुंह मोड़ना था तो कलेजा तो मुंह को आना ही था ना। औलाद का मुँह बड़ा जानलेवा होता है। वो जानती थी अगर एक मर्तबा भी इस नन्ही जान को देख लेगी तो कभी भी मुड़कर भी इससे दूर नहीं जा पाएगी, जबकि इसे तो इससे दूर होना ही था। कि लुबीज़ा नहीं चाहती थी कि औलाद की बेड़ी इसके कदम रोके, इसके कदम ज़रा सा भी डगमगाएं, क्योंकि इसे तो इस शख्स से दूर जाना था, बहुत दूर। ओके ठीक है, मैं इसे थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पैरों के करीब लिटाकर जा रही हूँ, सिस्टर को बुलाकर लाती हूँ, यहाँ से इसका सामान पैक करेगी। उजाला ने लापरवाही से कहते बेबी को उसके कदमों के करीब लिटा दिया। उजाला इसे भी साथ ले जाओ। लुबीज़ा का खून निचलकर चेहरे पर आया। ओ कमन लुबीज़ा, एक बार इतनी संगदिल मत बनो। माँ होने की हैसियत से ना सही, इंसानियत के नाते ही सही कुछ देर बर्दाश्त कर लो इसे। उजाला ने इसे बुरी तरह झड़का और तनपन करती बाहर चली गई। लुबीज़ा का दिल किया अपनी बेबसी पर धारे मार मार कर रोए। उजाला बाहर आई तो वो खून छलकाती निगाहों से खिड़की के पास हाथ बांधे खड़ा था, जिसका मतलब था इसकी तमाम गौर अफसानियाँ सुन चुका है। मगर उजाला बजाय सिस्टर को बुलाने के वहीं बेंच पर इत्मीनान से बैठ गई। तभी बेबी के रोने की आवाज़ आई। मीर हादी अजियत से तड़पा और अंदर जाने लगा जब उजाला ने इसका बाजू पकड़ा था। बैठे रही आराम से और बस तमाशा देखे, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं उठाती बेबी को। उजाला ने संजीदगी से कहा तो मीर हादी भी शिकस्ता अंदाज में बेंच पे बैठ गया। लुबीज़ा करवट बदलकर लेटी थी जब पैरों में कुछ हलचल सी महसूस हुई। इसका दिल उछलकर हल्क में आया। तभी कानों में एक नन्हे मासूम वजूद के रोने की आवाज़ आई। पहले तो वो जी कड़ा किए ढीठ बनी लेटी रही, मगर जब इसके रोने में इजाफा हुआ तो उसने अपने कानों पे हाथ रखे थे और बेतहाशा रो दी थी। नन्हे मासूम वजूद ने हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए थे। यकीनन भूखा था और ममता से हमक हमक कर अपनी खुराक मांग रहा था। उजाला सिस्टर वो झुंझलाकर चिल्लाने से स्टिचेस पर खींच पड़ी, खुद भी तकलीफ से दोहरी हो गई और अपनी जन्नत में पड़े वजूद ने रोने और अपनी जन्नत में पड़े वजूद के रोने में इजाफा करते एड़ियाँ रख गई। इधर मीर हादी की बर्दाश्त की हद पार हुई थी। बेटे के सिसकने पर झटके से अपनी जगह से उठा था जब उजाला ने फिर से इसका बाजू थाम लिया। भाई आप कुछ देर सब्र कर सकते प्लीज़, वो दांत पीस कर बोली। मीर हादी बुरी तरह लब कुचलता वहीं खड़ा रहा। अंदर वो फूट फूट कर रोई थी, दम घुटने लगा, आंसुओं का फंदा गले में अटक गया। बेबी की रोने में इस कदर शिद्दत आ चुकी थी कि अब तो वो सांस भी सही तरह से नहीं ले पा रहा था। लुबीज़ा तड़पी, सीने में अकरन बढ़ी और एंथन से पड़ने लगे और ममता के सोते फूट पड़े, यूं जैसे कुदरत भी इशारा कर रही हो कि उठो और अपने लख्त जिगर को सीने से लगा लो। अब बर्दाश्त की हर हद पार हुई थी। वो बेतहाशा रोती बमुश्किल अपनी पूरी ताकत लगाकर उठी, तड़प कर इसे उठाया और चटाचट नन्हा सा पूरा वजूद चूम डाला। फौरन से पहले इसे सीने में भींच लिया। ये खुशकुन मंजर उजाला और आली ने छुपकर खिड़की से देखा था। मीर हादी की पलकें भी नम हुई थी। छोटी सी जान की चिड़िया के दाने जितनी भूख थी। 2 घूंट पीकर ही आसूदगी से बेसुध होकर ममता की आगोश में गहरी नींद सो गया। लुबीज़ा इसे गौर से देखे गई, एक मरतबा फिर इसे चूमा।
तुम सिर्फ मेरे बेटे हो। सुना तुमने? इसके कान में आहिस्तगी से सरगोशी की। वो भी मुस्कुरा दिया जैसे अपनी मम्मा की ये बात पसंद आई हो। तकिए पर लेटकर इसे अपने पहलू अपनी आगोश में मजबूती से भरकर दोबारा लेटकर सुकून से आंखें मूंद ली। वो इसका बेटा था, इसके वजूद का हिस्सा। किसके बाप की भी जुर्रात थी लोवीज़ा इकबाल को इसके बेटे से अलग करने की, इसके बेटे को इससे छीनने की। वो नमाज़ों में दुआओं के वजीफ़ों जैसा, मेरे आया की तरह हूँ वो खलीफों जैसा। इसका हर नक्श है अज़बर मुझे आयत की तरह, इसका हर लम्स मुयस्सर है सहीफ़ों जैसा। मीर हादीस के सराहने बैठा से तक के जा रहा था। आज चौथा दिन था इन्हें हॉस्पिटल आए। मंजर बहुत मुकम्मल था। वो बेबी को अपनी आगोश में लिए गहरी नींद में थी और मीर हादी इसके करीब बैठा इसके बालों में उंगलियां फेर रहा था कि तभी हॉस्पिटल में एक तूफान बदतमीजी सा बरपा हुआ था। मीर हादी बेहद चौंका, मगर फिर एक सर्द सी आ भरी। इसके न चाहने के बावजूद शायद इसकी कहीं भी गैर हाजिरी से हवेली वालों को बेबी की भनक खबर मिल गई थी। इसने उठकर खिड़की से बाहर देखा। हस्बे मामूल इसका अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। बाहर गाड़ियों की लाइन लगी थी और मीडिया वाले भी पागल हो चुके थे शायद। इसके माथे पर बेशुमार बर आए और जबड़े भिंच के। अभी कुछ देर में तो डिस्चार्ज मिलने वाला था। क्या ही अच्छा था कि ये तमाशा घर जाकर लगा लिया जाता। लोवीज़ा कसमसाई थी और आहिस्तगी से आंखें खोली। निगाह खिड़की तक गई। सामने ही वो दीवाना इसी दिन के लिबास में मलगजे सिल्वर सदा से हुलिये में खड़ा दीवाना वारी से देखे जा रहा था। निगाहों से निगाहें टकराई। लोवीज़ा ने नफरत भरे अंदाज में निगाह फेरी थी। मीर हादी के दिल ने पसलियों से सर टकराया। एक होक सी उठी, मगर अभी इस कमाल सबका मुजाहरा करना था और बर्दाश्त भी। लोवीज़ा ने जल्दी से अपने पहलू में देखा। बेबी को अपने करीब पाकर इसे सुकून आया। मीर हादी के कानों में पिछले कुछ दिन पहले की बातें गूंजी। सुने ना हादी, वो उसके पास आई थी। हाँ सुनाओ एलो जान, वो मसरूफ सा बोला। तवज्जो अपने लैपटॉप पर थी। नो पहले इधर मेरी तरफ देखें फिर बताऊंगी, वो झुंझला कर बोली। ग्रेट, तुम लड़कियों का भी खूब है। हाँ, बंदे ने आंखों से सुनना होता है या कानों से? मेरी तरफ देखे मीर हादी ने इसे छेड़ते इसकी नकल उतारी। अरे इस कमबख्त लैपटॉप को तो बंद करें कम अज कम। वो वाकई चिढ़ गई। अब मीर हादी ने लैपटॉप बंद करके इसका भरा भरा वजूद अपनी बाहों के हिसार में लिया था और घबरा कर खुद में सिमटी तो मीर हादी गहरा मुस्कुराया। तवज्जो ना दूं तो झुंझला दूं भी तो मुसीबत। बंदा जाए तो कहाँ जाए? मीर हादी ने कहते सर्द सी आ बढ़ी। अच्छा सुने ना, वो लापरवाही से बोली। यू नो व्हाट, मैंने बेबी का क्या नाम सोचा है? इसने अपने पेट पर हाथ रख देखा। क्या? हादी ने इसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा था और दूसरे हाथ से इस अनदेखे वजूद को महसूस करने की कोशिश की और तभी इस वजूद ने भी शायद एक एक रसीद करके अपने होने का सबूत दिया। लोवीज़ा उछली। वाओ, किक पड़ी। हादी ने कहा तो वह हैरान हुई। आपको कैसे पता? वो पूछ बैठी। क्योंकि ये मेरी प्रिंसेस है। डैड करीब आए तो अपने डैड को हेलो बोला। मीर हादी ने इत्मीनान से कहा। नो, ये मेरा प्रिंस है और मैंने इसका नाम राना ज़ारून मीर हादी सोचा है। कैसा? वो एक्साइटेड सी बोली। और अगर प्रिंसेस हुई? मीर हादी ने इसके गिर बाजू का घेरा तंग किया। वो मछली थी। वो सोचों के गहरे गिरदाव में फंसा था जब दरवाज़ा खोलकर तमाम हवेली वाले अंदर दाखिल होते दिखाई दिए। हत्ता कि अम्मा साइया बख्तावर भी आती दिखाई दी। मीर हादी बुरी तरह झुंझलाया था क्योंकि हस्बे मामूल हॉस्पिटल में गैर मामूली हलचल सी मच चुकी थी। गार्ड्स, मीडिया, पब्लिक मीर ख़ानदान के चश्मे चिराग के बारे में जानना चाहते थे। मुबारक हो, बड़ा मुबारक वक्त है भाई। मगर तुम्हें क्या लगा बरखुरदार नहीं बताओगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा। दादा साई ने आते इस पर खफीफ सा तंज किया। मुमताज़ बेगम और अम्मा साई बेड के करीब आई थी और उसे चटाचट चूम डाला। कैसी हो बेटी? मुमताज़ बेगम ने नरमी से इससे पूछा। ठीक हूँ। लोवीज़ा के हल्क में फंदा सा लग गया। उजाला करीब आई और इसे सहारा देकर उठाकर बिठाया और उसके गिर चादर अच्छी तरह लपेट दी। बेबी कंफर्टर के अंदर मुंह किए सो रहा था। सब इसकी एक झलक देखने को बेताब थे। लोवीज़ा ने नरमी से इसे उठाकर मुमताज़ बेगम की गोद में थमाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाय सदके, बिल्कुल मेरे हादी पर गया है। अम्मा साई ने कहा तो लोवीज़ा ने अपने लब दांतों तले कुचले। मीर हादी ने बगौर इसकी ये हरकत मुलायजा की। अम्मा साई ने देखते ही नज़र उतारी। वो सब बेबी में मगन हो गए थे। मीर हादी, नाम क्या रखना है बेबी का? मुमताज़ बेगम ने इसे मोहब्बत भरी निगाह से देखा। राना ज़ारून मीर हादी ने बेलचक लहजे में कहा और इसे गहरी निगाह से देखा। मीर दराब और मीर हाशिम के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। हॉस्पिटल में जैसे खजानों के मुंह खोल दिए गए थे। मीर दराब बाहर मीडिया वालों को स्पीच भी देकर आए और अपने दादा बनने की खुशखबरी सुनाई। इतना शोर शराबा हंगामा, लोवीज़ा बुरी तरह डिस्टर्ब हो रही थी।
बाकी पूरा खानदान ही जैसे सेल्फिश था। किसी का बीमार यहाँ एडमिट था, कोई बिस्तरे मर्ग पर पड़ा था, तो कोई इस दुनिया से रुखसत हो चुका था, जिनके वाहिकीन दुख और सदमे में हो सकते थे, और इन्होंने अब पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा रखा था। अजीब अंधेर नगरी थी। वो इस दौरान ये नहीं देख पाई थी, ये जानकर नहीं देखना चाहती थी कि वो भी माथे पर बेशुमार बल डाले वहाँ झुलाया खड़ा था और बस नहीं चल रहा था ये सब तमाशा बंद करवा दे। तभी सिस्टर ने आकर मीर हादी को डिस्चार्ज पेपर, लोवीज़ा की मेडिसिन, बेबी की केयर की चीज़ें थमाई। भाभी सब पैक करें, घर चलना है, मीर हादी ने कहा। लोवीज़ा ने पहलू बदला। वो सब बेबी में गुम थे। उजाला, मुझे कहीं नहीं जाना है, और इस कातिल शख्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वो जबरे भेजकर दांत पीस कर उजाला के कान में गड़ाई थी, जो करीब टेबल से चीज़ें समेटता मीर हादी सुन चुका था। तभी अजियत से आंखें सुर्ख हो चुकी थी। लोवीज़ा, पागल मत बनो, ये देख रही हो पूरा खानदान, पब्लिक मीडिया, इनके लोग, एक नया तमाशा लग जाएगा। ये पर्सनल मैटर है, पर्सनल प्रॉब्लम जो घर जाकर ही हल होगा। अभी चुपचाप घर चलो, वहाँ चलकर फैसला करना क्या करना है। अभी चुप, बिल्कुल खामोश। उजाला, तुम चुप करो। उजाला ने इसका बाजू दबोचा, क्योंकि मुमताज़ बेगम इनकी जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी। अम्मा साई, मुमताज़ बेगम, बख्तावर और उजाला ने बड़ी केयर से इसका सामान उठाया। लोवीज़ा बेबसी के साथ से नम आंखें लिए अपने लब काट रही थी। अभी तो एक पेशेंट ही थी, दूसरों पर इंतजार करना पड़ रहा था। अभी करती भी तो क्या। उजाला ने इसे सहारा देकर व्हील चेयर पर बिठाया। मीर हादी की इतनी भी जरूरत नहीं हुई थी कि वो आगे बढ़कर इसे सहारा ही दे देता। वो इन सब के सामने कोई तमाशा नहीं चाहता था। वार्ड बॉय मुबारकी लेने के चक्कर में व्हील चेयर गाड़ी तक लाया। मीर हाशिम ने ब्राउन बड़ा नोट लोवीज़ा के सर पर वार कर इसे थमाया तो वो खुशी से जैसे झूम उठा। गार्ड्स आसपास खड़े थे, इसीलिए मीडिया वाले करीब ना आ सके। उजाला, लोवीज़ा और बख्तावर ने अपने चेहरे धाम पर रखे थे। हादी, बहू को गाड़ी में बिठाओ, मीर हाशिम ने कहा। लोवीज़ा का तो काटो तो बदन में लहू नहीं वाला हिसाब था, जबकि वो भी अपनी जगह सुन सा हो गया, मगर ये मौका कैसे जाने देता। तभी आगे बढ़ा था, मगर इससे पहले ही वो पास खड़ी बख्तावर का हाथ थाम आहिस्तगी से खड़ी हुई थी। बख्तावर हनूक सी बनी, कभी लोवीज़ा कभी हादी के धुआं धुआं चेहरे देखे गई। बख्तावर ने इसे नरमी से सहारा दिया और गाड़ी में बिठा दिया। मुमताज़ बेगम ने बेबी को इसकी गोद में थमा दिया। सब गाड़ी में बैठे और गाड़ियाँ अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुई। मील लाज में जश्न का समा था। खजानों के मुंह खोल दिए गए थे, जैसे दिए गए थे। काले बकरे सदके किए जा रहे थे और गोश्त हकदारों को बांटा जा रहा था। बैठक लगी हुई थी और मुल्क के मुख्तलिफ वज़रा, मुशीर, राना मीर हाशिम और राना मीर दुराब को पोते की मुबारकबाद देने आ रहे थे। मीर हादी भी इधर ही मौजूद था। दूसरे कमरे में अम्मा साई, मुमताज़ बेगम और बख्तावर मुल्क की सियासत से मुंसलिक ख़वातीन से मुलाकात में मसरूफ़ मुबारकबाद वसूल कर रही थी। मुख्तलिफ पकवान पकाए जा रहे थे, कुछ पका पकाया बाहर से मंगवा कर बांटा गया था। अंदर लोवीज़ा आराम कर रही थी जब बेबी की चूचू की आवाज़ है। वो तकिए का सहारा लेकर उठी और इसे गोद में उठाया। बाकी सब इसके और बेबी के आराम करने के ख्याल से बाहर थे। वो रोने लगा, भूखा था। लोवीज़ा से फीड करवाने की तैयारी कर रही थी जब आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आया। वो आहिस्तगी से चलता बेड के करीब आया था, जबकि वो मुकम्मल इसे इग्नोर किए अपने काम में मसरूफ़ थी, बल्कि इसकी जानिब से नफरत से मुँह भी मोड़ चुकी थी। जाने क्यों, मगर पागल दिल ने हमक कर फरमाइश की कि वो इससे मुखातिब हो। कुछ चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। वो करीब खड़ा इससे ऐसे पूछ रहा था जैसे इनके बीच कुछ गलत हुआ ही ना हो, बल्कि लोवीज़ा का दिल कहा इसकी इसके तरह ढिठाई और बेहसी पर पीछे मुड़कर इसका मुंह नोच ले। जी बिल्कुल चाहिए, लोवीज़ा ने कहा तो हादी का दिल अचानक सिकुड़ कर फैला था। क्या, वो पूछ बैठा। तलाक अभी देंगे या ये तमाशा ख़त्म होने के बाद? लोवीज़ा के सरसराते लहजे ने मीर हादी के कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेला था। और कुछ? मीर हादी ने जख्मी लहजे में पूछा था। अभी वो इसकी बात की मुकम्मल नफ़ी करके इसे छेड़ना हरगिज़ नहीं चाहता था, जबकि अब इसने कलाम करना ज़रूरी नहीं समझा था। मीर हादी ने एक सरसी आ बढ़ी और रूम से बाहर निकल गया। लीज़ा, मैं चलती हूँ, इतने दिनों से कोशिश कर रहे थे मैं और आली, अब कहीं जाकर मंजूरी हुई है। कल की फ़्लैट है यार, हम उम्रे पर जा रहे हैं। उजाला ने लोवीज़ा के सर पर बम फोड़ा। लोवीज़ा सदमे से बेहाल फटी फटी निगाहों से इसे देखे गई, जैसा कहना चाहती हो कि सब कुछ जानते बूझते वो इसे इस नाजुक हालत में इस घमंडी शख्स के हवाले करके इसके रहमो करम पर छोड़कर कैसे जा सकती है, जबकि वो कहाँ जानती थी कि उजाला ने ऐसा जानबूझकर ही किया था। उजाला, तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हो? लोवीज़ा सिसक पड़ी। आई एम सॉरी लीज़ा, आली ने अचानक प्लीज़ हौसला करो यार। उजाला, मुझे यहाँ से जाना है, नहीं रहना यहाँ। खुद जाने से पहले खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले जाओ। लोवीज़ा बौखला ही तो गई थी। कहाँ जाओगी लोवीज़ा? उजाला ने संजीदगी से पूछा। मेरी बात गौर से सुनो, चिल्ला पूरा करो, तब तक हम भी आ जाएंगे और ये शोर हंगामा भी थम जाएगा तो कुछ सोचेंगे, राइट? इसने इसका गाल थपथपाते आधी बातें निगाहें चुरा कर कहा। मगर उजाला
लीजा, आली वेट कर रहे हैं, मुझे जाना होगा, वो बोलकर फौरन वहां से निकली थी, मगर बाहर आकर फूट फूट कर रोई थी और शौकी निगाहों से राना मीर हादी को घूरा, जो तशक्कुर अमीज निगाहों से इसे देख रहा था। भाभी, आई एम सॉरी, वो इतना ही बोल पाया। पता नहीं किस किस बात के लिए सॉरी बोलेंगे आप, हर बार इसे एक नया धोखा देते हैं। उजाला दान पीस कर बोली तो वो निगाहें चुरा गया। उजाला तनपन करती वहां से निकली थी। करीबन रात के 10 बजे का वक्त था जब राना मीर हाशिम और राना मीर दुराब वापस जाने के लिए तैयार बैठे थे। जब राना मीर हाशिम ने सरगोशीनुमा आवाज में मीर दुराब से कहा था, अगर बच्चा इससे लेकर बख्तावर की गोद में डाल दिया जाए, मीर हाशिम की बात पर मीर दुराब इस्तहज़ाइया सी हंसी हंसे थे। भूल है आपकी बाबा साईं, वो भी आपका ही पोता है और वो लड़की शायद इसकी जिंदगी है। और जिद भी, मीर दराब ने गहरे लहजे में कहा। क्या मतलब? मीर हाशिम चौंके। मतलब ये कि कच्ची गोलियां नहीं खेली आपके पोते ने। इन दोनों की अलहदगी की सूरत में बच्चे माँ को मिलेंगे, निकाहनामे में लिख कर दे रखा है आपके पोते ने। और अब आफियत इसी में है कि आप इसे दिल से तस्लीम कर लें और ऐसे किसी भी आइडिये पर अमल करने से बाज रहें। मीर दराब ने कहा तो मीर हाशिम छाँव की तरह बैठ गए थे। मीर हादी को अंदर आते देखा। हम हवेली वापस जा रहे हैं, मिलने आते रहेंगे। बख्तावर और तुम्हारी दादी वापस जाएंगे और तुम्हारी माँ बहू के पास ही रहेंगी, मगर बेहतर यही है बहू को हवेली ले आओ, क्योंकि हम सब अब बच्चे के बगैर हरगिज नहीं रहेंगे। मीर हाशिम ने हुक्म सादर किया, मगर सामने भी वो सर फिरा था। अभी मुमकिन नहीं दादा, सही सफ़र मना है, इसका चिल्ले के बाद देखा जाएगा। अंदाज लठ मार था। मीर हाशिम ने इसे घूरी से नवाजा, मगर यहाँ असर किसे था। वो इस सब से मिलकर बेबी को ढेर सारा प्यार करके वापस चले गए। मुमताज़ बेगम लोबीज़ा के पास रुकना चाहती थी कि अभी इतने छोटे बेबी को इतनी तकलीफ में संभालना मुश्किल था, मगर इनके सर फिरे बेटे ने एक नहीं सुनी थी और इन्हें अलग कमरे में रवाना कर दिया। रात 11 बजे वो रूम में दाखिल हुआ था। बेबी सो रहा था, जबकि वो तकिए से टेक लगाए बैठी बुरी तरह रोते हुए अपने लब दांतों तले कुचल रही थी। वो जानबूझकर लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठा बिजी होने की एक्टिंग करने लगा था, मगर तमाम तर हसियात से इसकी जानिब मुतवज्जो था। वो बेचैन सी थी और बुरी तरह अपने लब काट रही थी। शायद नहीं, यकीनन इसे वॉशरूम जाना होगा। लीजा, वॉशरूम जाना है, वो पूछ बैठा, मगर इधर से कोई जवाब नहीं आया था। हाँ, मगर वो घुटनों में सर दिए अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोती थी। मीर हादी तड़प कर अपनी जगह से उठा था और इसके सर पर पहुंचा। क्या हुआ एलो जान? बहुत नरमी और मोहब्बत से पूछा। वो बीमार थी, तकलीफ में थी और लिबास भी सारा खराब हो चुका था। मीर हादी सेकंडों में इसकी मुश्किल समझ चुका था। जल्दी से ड्रेसिंग में से इसका सादा और आरामदेह सूट निकाला और वॉशरूम में रखा। इसकी जरूरत की हर चीज़ वॉशरूम में रखी। अब एक सर्द सी आवर्ता इसके करीब आया था और इसके इरादे भांति पीछे को सरकने लगी। मीर हादी अपने हाथ इसकी तरफ बढ़ाए, जो कि वो बुरी तरह झटपटाती झटक चुकी थी। खबरदार, डोंट टच मी, हाथ मत लगाना मुझे। लीजा, समझने की कोशिश करो। और नरमी से मुखातिब हुआ था। कमाल सबका मुजाहरा कर रहा था। नो नहीं, दूर रही मुझसे, हाथ भी न लगाना, नहीं तो। इसके अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए थे जब मीर हादी ने ज़बरदस्ती से बाजू में भरा। वो बुरी तरह झटपटाई और मुसलसल मज़ाहमत किए गई, मगर वो इसे वॉशरूम में ला चुका था। नरमी से नीचे उतारा और इसकी जानिब से रुख मोड़ लिया। वो या तो रो सकती थी या झटपटा सकती थी, और दोनों काम बखूबी कर रही थी। तभी अब फिर रोना स्टार्ट कर चुकी थी और इस ढीठ इंसान को स्टिल वहीं जमे देख बाहर जाए वो चिल्लाई, चेंज करो लीजा, नहीं देखूंगा तुम्हारी तरफ, मगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इत्मीनान काबिल दीद था। मैंने कहा बाहर जाए, वो फिर घर आई। ओके राइट, मैं डोर के बाहर खड़ा हूँ, तुम लॉक नहीं लगाओगी। चेंज कर चुको तो डोर नॉक करना, मैं अंदर आ जाऊंगा, वो सुलझो अंदाज में बोला। लोवीज़ा ने सर झटका, वो बाहर चला गया। कुछ देर बाद ही लोवीज़ा खुद को घसीटती डोर तक लाई और दिल में दुआ मांगने लगी कि इसे इतनी हिम्मत और सेहत अता की जाए कि वह इस शख्स की मोहताज तो बिल्कुल ना रहे। इसने आहिस्तगी से डोर खोला। सामने वो शख्स आंखों में दुनिया जहाँ की मोहब्बत समोए इसके सामने दीवार बना खड़ा था। जब फिर आगे बढ़ा, हटे सामने से, मैं खुद चल सकती हूँ, किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं मुझे। वो उसे अच्छी तरह बावर कराना चाहती थी कि इसे अब इसकी ज़रूरत नहीं। वो खामोशी से मगर लड़खड़ाती इसके पहलू से निकल कर जाना चाहती थी जब बुरी तरह लड़खड़ाई, मगर दो मजबूत बाजुओं ने इसे वक्त रहते थाम लिया था। मीर हादी ने इसकी मजामत की परवाह किए बगैर फिर इसे बाजू में भरा था और लाकर बेड पर लिटाया। लोबीज़ा ने इससे नफरत से मुंह मोड़ा था, मगर इसने झुककर नरमी से इसके बालों पर अपने लब रखे। एक कीमती मोती टूटकर इस जालिम लड़की के बालों में जज्ब हुआ था। इससे पहले वो फिर वावेला मचाती, वो दिल में उठते क़यामत के जज्बों पर लगामे कसता पीछे हटा था। लोबीज़ा ने करवट बदलकर आंखें बंद मौन ली थी।
मीर हादी बेड पर अपनी साइड आकर लेटा था, झुककर बेबी को प्यार किया, मगर इस जालिम लड़की ने बेबी को बड़ी जल्दी अपनी जानिब खिसका लिया था। मीर हादी चट लेटा आंखों पर बाजू रख चुका था। नींद, मोहब्बत, महबूब और बेबी इससे जैसे कोसों दूर थे, मगर जब्त के बंद खुद पर बांध रखे थे। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। मुमताज़ बेगम कमरे में दाखिल हुई तो लवीज़ा हनूक सी बनी बैठी थी। बेबी ने इसके हाथ पैर फुला रखे थे। रो रो के बेबी ने पूरा रूम सर पर उठा रखा था। मीर हादी भी बौखलाया हुआ था। कुछ बेबी के जिस्म का रंग भी जर्द सा महसूस हो रहा था। मुमताज़ बेगम मुस्कुराई और इसके करीब आई। क्या हुआ बेटा? उफ, ये चुप ही नहीं हो रहा। अम्मी रात भर जाग कर रोता रहा और मुझे परेशान करता रहा। लवीज़ा ने इसे गोद में उठाया। मुमताज़ बेगम इसके करीब बैठी। पहला बच्चा तो मियाँ बीवी के लिए तजुर्बा ही होता है, ज़रूरत से ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, किसी चीज़ का भी इल्म नहीं होता, लेकिन एक माँ ऐसी हस्ती होती है कि खुद ब खुद पता चल जाती है हर बात। मुमताज़ बेगम ने इसे समझाते बेबी को गोद में लिया। इसका कलर क्यों पीला पड़ रहा है अम्मी? लवीज़ा फिक्रमंद हुई। ये इतनी फिक्र की बात नहीं है, सुबह सादिक के वक्त सूरज की पहली शुआएं बेबी को लगवाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और ये रो इसलिए रहा है कि इसके पेट में दर्द है। मुमताज़ बेगम ने कहते पास पड़ी दवा के चंद कतरे बेबी के मुंह में टपकाए। आपको कैसे पता चला अम्मी साई? मीर हादी ने ताज्जुब से पूछा। माँ को पता चल जाता है, यूं ही तो नहीं जन्नत सिमट कर कदमों में आ जाती है। वो मुस्कुराई। मुमताज़ बेगम जब से आई थी इन दोनों के बीच मौजूद एक अनदेखी सी सर्द मोरी और दूरी महसूस कर चुकी थी। मीर हादी अपना लैपटॉप उठाकर बाहर गया तो मुमताज़ बेगम इसकी जानिब मुतवज्जो हुई थी। लवीज़ा बेटा जी, वो अब बेबी को फीड करवा रही थी। दवा लेकर वो परसुकून हो चुका था। मेरे बेटे से नाराज़ हो? वो पूछ बैठी। नहीं, नाराज़ इनसे हुआ जाता है जिनसे कोई ताल्लुक, कोई वास्ता हो, और मेरा आपके बेटे से कोई ताल्लुक नहीं। एक कागज़ का ताल्लुक है, वो भी जल्द ही मैं तोड़ डालूंगी। इसके लहजे में अनदेखी नफरत की सी तपश थी। मुमताज़ बेगम चौंकी। क्या किया है इसने? मेरे बाबा का कातिल है आपका बेटा, अगवा किया मुझे और वो आहे बढ़ती इन्हें सब बताती चलेगी। मुमताज़ बेगम सदमे से गंग इसे रोते देखती रही। जुबान तालू से चिपक गई। एक लफ्ज़ भी तसल्ली का इसे नहीं बोल सकी थी। मुझे ज़्यादा हैरत नहीं हुई बेटा। राना ख़ानदान तो बात से फ़ख्र समझता है ये सब करना। जुल्म, जबर, कत्ल व गायत, खुद परस्ती, खुद गर्जी से भरी पड़ी है राना ख़ानदान की तारीख। वो नम लहजे में तलखी से मुस्कुराई तो लवीज़ा को मजीद सदमा लगा। लेकिन मैं इस ख़ानदान का हिस्सा हरगिज़ नहीं बनूंगी। अम्मी अपने बेटे से कहीं मुझे तलाक चाहिए। वो रोती चली गई, मगर मुमताज़ बेगम ने इसे अपनी गोद में लिटाकर काफ़ी देर इसके बालों में हाथ फेरती रही थी। आपको पता है अम्मी, मेरे पप्पो का नाम भी मुमताज़ है, इसीलिए मुझे आप में से इनकी खुशबू आती थी। तभी मैं आपका नाम सुनकर चौंक जाया करती थी। यहाँ से जाने के बाद मैं इन्हीं के पास जाऊँगी। मैंने फ़ोन किया था मगर नंबर बंद था इनका। मैं बहुत जल्द इनके पास चली जाऊँगी। वो अपने दिल की बातें करती जल्दी नींद की वादियों में उतर गई। मुमताज़ बेगम खामोश सी वहाँ से उठकर बाहर आई तो दरवाजे के करीब ही वो पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले लाल अंगारा आंखें ज़मीन में गाड़े खड़ा था। सुना तुमने? राना मीर हादी वो अलहदगी चाहती है। मुमताज़ बेगम ने संजीदगी से कहा। लेकिन मैं नहीं चाहता, इसके बगैर एक पल भी नहीं जीना चाहता। ज़बरदस्ती करोगे वो फनकारी करनी पड़ेगी, वो भी ढीठ था। तुम्हारा कोई कसूर नहीं मीर हादी, जालिम खून का असर है। नहीं अम्मी सही, इस बार आप शायद गलत है। इश्क का असर है जो सर चढ़कर बोलता है मेरे। वो तुमसे नफरत करती है। इसकी जगह मैं होता तो मुझसे नफरत ही करता। इसकी नफरत का जवाब भी मेरे पास मोहब्बत ही है। इत्मीनान काबिल दीद था। छोड़ दो इससे मीर हादी। मुमताज़ बेगम की बात पर इसका दिल किरची किरची हुआ था। मुझे ऐसे सुनाई दिया अम्मी साहब जैसे आपने कहा। मीर हादी सांस लेना छोड़ दो। दो जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो, एक बख्तावर की, इसकी, और जब इसे बख्तावर का इल्म होगा तो जानते हो क्या होगा। दो जिंदगियों से खेल रहे हो तुम। आज शायद योम हिसाब था जो मुमताज़ बेगम इसके दिल कि बखिए उधेड़ने में मसरूफ थी। दोनों को आबाद कर दूंगा अम्मी साई, वादा है मेरा आपसे, मगर फिलहाल मुझे और इसे हमारी हाल पर छोड़ दे। और ये याद रखिएगा, राना मीर हादी किसी सूरत किसी भी कीमत पर राना लवीज़ा मीर हादी को नहीं छोड़ेगा। वो कहता स्टडी में गुम हुआ। मुमताज़ बेगम ने एक अफसोस भरी निगाह इस पर डाली और वहाँ से चली आई। जूनिया वडेरा जी ने पूरा मील लाद सर पर उठा रखा था। आज इसके पैदाइश के बाद उतरवाए गए थे। अब लवीज़ा मुमताज़ बेगम की हदायत के मुताबिक नरमी से इसके जिस्म की मालिश कर रही थी और कुछ दिन बाद इसे नहलाया जाना था। वह बहुत उम्दा अंदाज में इसकी देखभाल करने लगी थी। नौमौलूद की देखभाल भी जुए शेर लाने के मुतरादिफ था जो वह बखूबी कर रही थी। वो बेबी की केयर कर रही थी और मीर हादी ने कदम कदम पर इसके लाख मजामत करने और ना करने के बावजूद इसकी केयर की थी। अब वो सेहतियाब हो चुकी थी, अपना ख्याल रख सकती थी।
आज इसके चेले को 20वां दिन था। वो खुद भी फ्रेश हुई थी और अब बेबी को नहलाकर बेड पर हर चीज का बखेड़ा डाले इसे कपड़े पहना रही थी। जब वो फ्रेश होकर गीले बालों में उंगलियां फेरता बाहर निकला, ड्रेसिंग के पास खड़ा होकर कोट पहना और अपनी तैयारी करने लगा। ब्राउन थ्री पीस में हमेशा की तरह शानदार शख्सियत, भरपूर मर्दाना वजाहत का शिकार, मगर भरपूर तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इसकी जानिब थी, जो कई दिन से इससे नाराज होकर मुंह मोड़े हुए थी। वो बाहर इसे मुखातिब करने की कोशिश करता रहा, मगर हर बार वो नामुराद ही रहा। अब भी वो बेड के करीब आया। कुछ जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ, अपना और बेबी का ख्याल रखना, मीर हादी ने संजीदगी से कहा और झुककर बेबी को चूमा। खुशबुओं का रेला सा सांसों से टकराया था। वो बौखलाकर झटके से पीछे हटी। मीर हादी इतनी टेंशन में भी इस तरह इसकी कुर्बत से घबराने पर महबम सा मुस्कुराया और रूम से निकलता चला गया। मीर हादी को 1-2 घंटे गुजर चुके थे। बेबी अब गहरी नींद सो चुका था। अब वो जो करना चाहती थी वो बआसानी कर सकती थी। तभी फोन करके वकील को मीर लॉज बुलाया था, मगर क्या वो नहीं जानती थी कि इसे पल पल की रिपोर्ट होती है। वकील आया। वो दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़कर कमरे से बाहर निकली। सामने मुमताज बेगम खड़ी थी। लबीदा बेटा, एक मरतबा सोच लो। नहीं अम्मी, मुझे कुछ नहीं सोचना। ये मीर खानदान के मर्दों से वाकिफ नहीं, तुम बड़े ज़िद्दी सरफिरे होते हैं। मीर खानदान का पाला आज तक लबीदा इकबाल से नहीं पड़ा, शायद इसलिए। मेरे साइन किए और पेपर्स कोर्ट पहुंच जाएं, बस ये किस्सा इधर ही ख़त्म। वो कहती आगे बढ़ गई। ड्राइंग रूम में आई लॉयर इसकी रात में उठकर खड़ा हुआ था, मगर नहीं जानता था अपनी बदकिस्मती को खुद ही दावत दे रहा है। लोबीजा के सामने बैठी। अपने बैग में से इसने पेपर निकालकर इसके सामने रखे। लोबीजा के दिल ने पसलियों से सर पटका। कमाल शख्स था जिसने मुझे तबाह किया, खिलाफ इसके ये दिल हो सका है, अब भी नहीं। इसका दिल किया इसका मुंह नोच ले। तभी अपना कान लपेटती खुला के पेपर पर साइन कर दिए थे, मगर वो आंधी तूफान बना। मीर लाज दाखिल हुआ था। ऑफिस में मुख्तलिफ कंपनी से ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ था जब अफजल की कॉल आई और इसने सब कुछ इग्नोर करके कॉल अटेंड की। मगर सामने से जो सुनने को मिला था, इसने कई दिनों के एक भूखे प्यासे शेर को जैसे जगा दिया था। तभी वो सब कुछ छोड़ छाड़ वहां से निकला था। झटके से गाड़ी से उतरा और दुम हिलाते मैक्स की जानिब गया। इसकी रस्सी खोल दी थी और तेजी से अंदर दाखिल हुआ। लुबीदा जो आने वाले तूफान से बेखबर थी, संजीदगी से झुककर खुला कि एक पेपर साइन कर दिया। जब ड्राइंग रूम में जैसे क़यामत सुगरा बरपा हुई थी। मीर हादी के साथ मैक्स ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ था। मीर हादी ने सबसे पहले आकर इन पेपर्स पर कुछ गिराकर इन्हें आग दिखाई थी और मैक्स लॉयर पर झपट पड़ा था। ग्लास टेबल एक पैर की किक रसीद किए जाने पर ही सूखी लकड़ी की तरह हवा में उछली थी और दीवार से टकराकर चनाके से चिकनाचूर हुई। लुबीजा के मुंह से जोरदार चीख बरामद हुई। वकील की चीख पुकार ने मीर लाज को हिलाकर रख डाला था। मैक्स ने मस्कीन को भंबोर डाला। स्टॉप मैक्स, छोड़ो इसे, स्टॉप दिस। लुबीजा चिल्लाई तो मैक्स बुरा मनाता बाहर भाग गया। तभी मुमताज बेगम ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। हादी क्या है ये सब? वो चिल्लाई। अम्मी साई, आप अपने कमरे में जाएं प्लीज, ये हमारा आपस का मामला है, जाएं यहाँ से। मीर हादी धारा तो मजबूरन वो अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी। राना मीर हादी टूटकर बिखरा था। मैं जिसकी राहों में बिछ गया हूँ, इसी को मुझसे शिकायतें हैं। शिकायतें सब बजा है, लेकिन मैं कैसे इसको यकीन दिलाऊं जो मुझको जान से अजीज तर है। इसे भूलूं तो मर न जाऊं। मैं इस खामोशी के इम्तिहान में कहाँ कहाँ से गुजर गया हूँ, इसे खबर भी नहीं है शायद। मैं धीरे धीरे बिखर गया हूँ। कुत्ते से तो वकील भुगत लिया, अब शेर ने इस पर पंजा आजमाई की थी। तभी इसका गिरबान मीर हादी की गिरफ्त में आया। जानते हो मुझे कौन हूँ मैं? वो फनकारा। जी माफ़ कर दे राना साहब, जाने दे मुझे, वो गया। मीर हादी ने इसके बैग समेत ड्राइंग रूम से बाहर फेंका। गार्ड्स इसे घसीटते ले जा चुके थे। अब ड्राइंग रूम की हर चीज़ तहस नहस हो रही थी और वो इसका जुनूनी और पागलपन वाला रूप देख डरी सहमी मगर गुस्से से लाल बबू का चेहरा लिए एक कोने में खड़ी थी। तभी पैर पटकती वहां से जाने लगी थी। जब वो जारहाना तेवर लिए इसकी जाने बढ़ा, बाजू से पकड़कर इसे झटके से दीवार से पिन किया। लुबीजा के मुंह से हल्की सी चीख बरामद हुई। मीर हादी बाजू छोड़कर दीवार पर दाएं बाएं हाथ रखे। आखिर चाहती क्या हो तुम? लाल अंगारा आंखें सरसराता लहजा। एक मरतबा तो लुबीजा के भी गले में गिल्टी सी उभर कर मदूम हुई थी। बता चुकी हूँ क्या चाहिए, मगर आप पूछ रहे हैं तो दोबारा बता देती हूँ। तलाक चाहिए मुझे। वो उसके गुस्से से खाइफ थी मगर असर लिए बगैर बोली। नहीं दूंगा, क्या करोगी? आंखों में आंखें डालकर बोला गया। कोर्ट जाऊंगी, वो भी फनकारी। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? क्या करेंगे आप मुझे रोकने के लिए? मैं नहीं डरती आपसे। गुड, यू नो व्हाट, तुम्हारी इस ब्रेवरी से ही तो इश्क है। राना मीर हादी को एलो जान, मुझसे डरती तो आज इस मकाम पर ना खड़ी होती। वो पटरी से उतरा। अब मुझे कैद करेंगे तो ये भूल है आपकी, वो चिल्लाई।
ऑलरेडी कर चुका हूँ कैद अपने दिल में, कसम खुदा की अब निकाल पाना मुमकिन नहीं। बाहरी लहजाता गुस्सा झाग की तरह बैठ चुका था। वो तो इस बात पर ही खुश हो रहा था कि वो इतने दिनों बाद इससे बात कर रही है, लड़ रही है, उलझ रही है। आई हेट यू, जहर लगते हैं आप मुझे। वो झुलाई। तो तुम मुझे कौन सा शहद लगती हो, एलोवेरा की? एलोवेरा ही रहोगी ना, लेकिन ये एलो बहुत जोर से लगी है इस कमबख्त दिल को। मैं दोबारा उठ नहीं पाया राना मीर हादी, वो बहका सा बोला जिससे बुरी तरह झटपटाई थी। हटे सामने से, मुझे जाना है। नहीं होऊंगा, क्या करोगी? वो इत्मीनान नान से बोला। मैं मुंह नोच लूंगी आपका। वो गराई। चूम लो, इधर भी जरा असर जरा कम ही होता था किसी चीज का। वॉट? हटे सामने से। अब की बार लोवीजा ने दीवार पर रखे इसके दाएं हाथ पर बुरी तरह अपने नाखूनों से स्क्रैच मारते अपना सारा गुस्सा निकाला था कि हाथ बाजू तक लाल टमाटर हो गया और खून की ननी ननी बूंदें उभरी आई, मगर वो ढीठ बना मुस्कुराता रहा। यू नो इट्स एन ऑनर फॉर मी, क्योंकि इन निशानों ने मुझे इन स्क्रैचेस की याद दिला दी जो तुम मेरी शिद्दतों, मेरे पागलपन से घबरा कर मेरे वजूद पर दिया करती थी। याद है ना? लोवीजा के कान के इंतहाई करीब भारी बोझल लहजे की गंभीर सरगोशी, कुछ गर्दन और कान पर हिद्दत सी सांसों की तपश। लोवीजा की सांस हलक में ही अटक चुकी थी, कानों तक वो लाल टमाटर हुई थी। गहरी सांसें भरती अपनी हालत पर काबू पाने की कोशिश करने लगी, जबकि वो करीब खड़ा इसकी गैर होती हालत से महफूज हो रहा था। अव्वल दर्जे के चीप, घटिया और बेशर्म इंसान है आप। वो दान पीसती इसके सीने पर हाथ रखकर इसे परे धकेलती अपने कमरे में चली आई थी। पीछे वो अब सारी भड़ास निकालकर पुरसुकून सा बालों में हाथ फेरते सोफे पर गिरता चला गया, मगर कमरे में आकर अपनी बेबसी पर दिल खोलकर आंसू बहाए थे कि इसे बर्बाद करने वाले और इसे इसके बाबा से दूर करने वाले से तो खुलकर नफरत भी नहीं कर पा रही थी। अपना ही दिल बगावत पर उतर रहा था, मगर इसने अपने दिल की हरगिज नहीं सुननी थी, बिल्कुल भी नहीं। मुमताज़ बेगम बेड पर बैठी लोवीजा के वॉशरूम से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। आज वो चिल्ला नहाई थी और हवेली के रस्मों के मुताबिक चिल्ला नहाकर बाहर वॉशरूम के दरवाजे पर ही इसका मुंह मीठा करके पहले गोद में 7 किस्म के मेवे और 7 किस्म के फल दिए जाने थे, जिसका मतलब था इसकी गोद हमेशा भरी रहे। फिर ज़ारून को इसकी गोद में दिया जाना था। हवेली से भी सब काफ़ी दफ़ा इससे मिलकर गए थे। उजाला और आली उम्र के बाद वहाँ से ही लंदन उजाला की पप्पो के पास चले गए थे। इस दौरान लोबीजा ने दोबारा इसके मुंह लगने की गलती से भी गलती नहीं की थी। जहाँ तक मुमकिन था इससे गुरेजा रहकर इसे बेतहाशा तरपाया ही था, मगर 2 चीज़ें थी जो वो चाहकर भी नहीं रोक पाई थी। एक हादी का लोबीजा की केयर करना, दूसरा इसका बेबी के साथ बुरी तरह अटैच होना। लोबीजा बात लेकर बाहर निकली तो दरवाजे पर ही मुमताज़ बेगम ने इसका मुंह मीठा करवाया। फिर इसकी गोद में मेवे और फल रखे जो कि इसने पास खड़ी फरीदा को थमा दिए। फिर इसकी गोद में ज़ारून को दिया गया। मुमताज़ बेगम ने इसे अपने सीने से लगाया और मुबारकबाद दी। मीर हादी खामोश सा दीवार से टेक लगाई सारी कार्रवाई देख रहा था। मुमताज़ बेगम सदका खैरात देने बाहर लॉन में निकली तो मीर हादी आहिस्तगी से चलता इसके करीब आया। मेरी तरफ से मुबारक कबूल करो एलो जान। वो इसे गहरी निगाहों से देखे गया जो मुकम्मल सुर्ख लिबास में चांदी की तरह दमक रही थी। ज़ारून को गोद में लिए बेड पर बैठ चुकी थी। दुपट्टे से झांकते गीले बाल कमर से चिपक रहे थे। मुबारकबाद नहीं, खुला चाहिए मुझे, वो दे दे, मेहरबानी होगी। लहजा छुपता हुआ सा था जो मीर हादी की आंखों में किरचियाँ बखेर गया। वो तो मिलने से रही हुई, वो दांत पीस कर बोला। क्यों, काफ़ी वक्त गुजर चुका है। अब तक तो आप जैसे अमीरजादे का दिल भर जाना चाहिए था कि अब तक लोबीजा अपनी जगह से 2 फीट उछली थी, क्योंकि वो पीछे ड्रेसिंग का शीशा परफ्यूम की बोतल से मारकर धमाके के साथ चिकनाचूर कर चुका था। अफसोस तो इसी बात का था कि गुस्से से पागल होकर भी वो इसे कुछ नहीं कह पाता था, जो हर मर्तबा इसकी रूह तक कुछ चल नहीं करती, इसकी तमाम बखिए उधेड़ देती थी। तभी शदीद तैश व इश्तियाल में कमरे से ही निकल गया। कुछ देर बाद ही इसकी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। लोबीजा तलखी से मुस्कुराई। सच हमेशा कड़वा होता है। कई दिनों से जो सोच रखा था इस पर अमल करने का वक्त आन पहुंचा था। अब तो मौका भी था। वो मुमताज़ बेगम के मना करने के बावजूद छोटे से बैग में अपनी और बेबी की ज़रूरत की चीज़ें रखती, इन्हें अल्लाह हाफिज़ बोलकर कैब करवा कर घर से निकल आई थी। इसे नहीं पता था इस अमल का कितना शदीद रद्द अमल होगा। मीर हादी को इत्तला मिल चुकी थी। वो फ़ौरन मीर लाज आया। लोवीजा के इसे बताए पूछे बगैर इस इक़दाम ने मीर हादी को गुस्से से पागल कर छोड़ा था। तभी एक हतमी फैसला करते एक नतीजे पर पहुंचते वो मुमताज़ बेगम को लिए घर से निकला था। अब ये तो तय था कि वो इसे इतनी ढील बिल्कुल नहीं देने वाला था कि वो यूं मुँह उठाकर कभी भी कहीं भी चली जाती। तभी अफजल और गार्ड्स की कोच साथ ली थी। तमाम रास्ते इसके जिस्म जहाँ एक अनदेखी जलन में सुलगे झुलसे थे।
पौन घंटे बाद वो अपनी फुप्पो मुमताज़ बेगम के घर के बाहर गाड़ी से उतरी थी। जल्दी से दस्तक देकर अंदर दाखिल हो गई। मुमताज़ बेगम जो दस्तक की आवाज़ सुनकर दरवाजे तक ही आ रही थी, इसे देख इसके हाथों में मासूम नौमौलूद देख हैरान रह गई थी। वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोई थी। मुमताज़ बेगम ने फ़ोन करके ज़फ़र को इतला दी तो वो भी चला आया था। तमाम कहानी सुनकर ज़फ़र भी इसे तसल्ली देता रहा। अब ये तो तय था कि जब वो लौट ही आई थी तो इसे अब ज़फ़र को होना ही होगा। ये जागते दिन में जागती आंखों से फिर से सपने बुनने लगा था। हिचकियों के दौरान खुद पर बीतने वाली तमाम दास्तान वो इनकी गोश गुजार कर चुकी थी और अपने बाबा को याद करके वो बेतहाशा रो दी थी। पप्पो, मैं अब इस वहशी दरिंदे के पास वापस नहीं जाऊंगी जो मेरे बाबा की मौत की वजह बना, जिसकी वजह से बाबा ने खुदकुशी की। वो फूट फूट कर इनके सीने से लग कर रोई। मुमताज़ बेगम हैरान हुई और इसे सच्चाई बताने को मुंह खोला ही था जब ज़फ़र ने नफ़ी में सर हिलाते इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। माँ ने एक पुरशिकवा निगाह बेटे पर डाली, मगर वो भी खुदगर्जी का मुजाहरा करते निगाहें चुरा गया। यानी वो जो इस बात का चश्मदीद गवाह था, इसे कभी हकीकत नहीं बताने वाला था। ज़फ़र ने लोबीज़ा के कंधे पर इसे तसल्ली देने को अपना दायां हाथ रखा था। तभी धार से बैरूनी दरवाज़ा खुला था और राना मीर हादी जुनूनी अंदाज में तैशो इश्तियाल से पागल बना अंदर दाखिल होता चला गया था। इसके पीछे गार्ड्स की फौज और अफसर भी अंदर दाखिल हुए थे। लोबीज़ा सदमे से गंगदरी सहमी खड़ी थी जब मीर हादी ने इसकी गोद से दारून को ले कर अफजल को थमाया था। बेबी को गार्ड में अम्मी साईं के हवाले करो। अफजल बेबी को लिए बाहर जा चुका था और होश में आई और अफजल की जानिब लग गई। दारून जब बीच रास्ते में मीर हादी ने इसका बाजू दबोचा था। मुझे इस आदमी का दायां हाथ चाहिए, मीर हादी धारा। अंदर आते ही अब गार्ड ने ज़फ़र को धनकना शुरू किया था। मुमताज़ बेगम चिल्लाने लगी थी, ज़फ़र हादी छोड़े इसे। लोईज़ा मछली और ज़फ़र की जानिब लपकी। वो चीख चिल्ला रही थी, मीर हादी छोड़ो मुझे, छोड़ो इसे, दूर हटो, पीछे जाने दो इसे। जब मीर हादी झटके से इसका बाजू जकड़े से अंदर रूम में लेकर गया था, ले जाकर से दीवार से पिन किया। वो अभी मुसलसल ज़फ़र की चीखें सुन और मुमताज़ बेगम को बेहोश होते देख चिल्ला रही थी। मीर हादी ने लाल अंगारा आंखें लिए इसके लबों पर उंगली रखी और वो रोई गई। जानती हो जिंदगी में सबसे ज़्यादा मैंने किससे नफरत की है? बाहर जो आदमी मेरे हाथों मरने वाला है, इससे। इस वक्त मेरा गुस्सा सवा नेज़े पर है एलो जान। अगर नहीं चाहती कि पहले जो मुझसे बाई मिस्टेक हुआ था अब वो मैं जानबूझकर करूं और एक कातिल बनते हुए किसी बेगुनाह के खून में अपने हाथ रंग लूं, तो मेरा गुस्सा कम करो। एंड आई स्वेयर मैं मजाक के मूड में हरगिज़ नहीं हूँ। इसकी फरमाइश पर लोबीज़ा ने फटी फटी भीगी निगाहों से सामने कर इस साइको आदमी को मुलाहिजा किया। गार्ड्स इसे मार मार कर अधमरा कर ही चुके थे। कम ऑन एलो जान, वो मर रहा है। मीर हादी का सरसराता लहजा। ओ कम ऑन डू इट, ही विल डाई। लोबीज़ा बेतहाशा रोई, मगर सामने कर इस बेमहर सितमगर के भेंचे जबड़े और तनी रगे नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रही थी। हर दफ़ा वो लोबीज़ा को खुद से नफरत करने की एक नई वजह बड़ी शान से दे दिया करता था। ज़फ़र की चीखें कम होने लगी थी या वाकई वो मरने वाला था। तभी लोबीज़ा लरजते कामते वजूद के साथ बेतहाशा रोते संगदिल के सीने से लगी थी। इसने भी बेदरक इसकी कमर के गिर्द बाजू हायल किए थे। स्टॉप वो धारा। गार्ड्स वहाँ से निकलते चले गए। लोबीज़ा ने इसके कंधों पर हाथ रख झटके से इससे दूर जाना चाहा, मगर वो इससे लिपटता इसकी सांसें अपनी दस्तरस में ले चुका था। दोनों हाथ दीवार से बुरी तरह पिन कर दिए थे। आज फिर इसके लम्स में भरपूर शिद्दत थी कि लोबीज़ा को अपनी जान ही निकलती महसूस हुई। वो शायद इतने दिनों के बाद खुद को सैराब करता इसकी सांसें तक पीने के दर पर था। तभी लोबीज़ा बेतहाशा सहते इसकी बाहों में झूल गई थी। वो पीछे हटा और कमर में हाथ डालते इसे अपनी बाजुओं में भर लिया। बाहर निकला एक हकारत तमेज निगाह इस शख्स पर डाली। बाहर निकल के इसे नरमी से गाड़ी में बिठाया। मीर हादी, क्या किया तुमने? मुमताज़ बेगम लोबीज़ा को बेहोश देखकर चिल्लाई। ड्राइवर, हवेली चलो। मीर हादी ने बोलकर गाड़ी की सीट से टेक लगाई। हाथ बढ़ाकर इसे खुद से लगाकर सुकून से आंखें मूंद लीं। आज मैं इस शख्स के ज़िंदान में हूँ जो मेरे नाम पर चिड़ियों को रिहा करता था। लोबीज़ा को होश आया तो इसने खुद को एक हिसार में मुकीद पाया। कमर पर जाना पहचाना पुरतपिश सा लम्स महसूस करके वो फौरन सीधी हुई थी। मीर हादी इसके होश में आने पर चौंका और लाताल्लुक सा होकर बाजू पीछे हटा लिया। अम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? खुद को गाड़ी में पाकर और सारी सूरत हाल समझ कर इसके औसान ख़ता हुए थे, जबकि वो मोबाइल में यूं बिजी हो गया जैसे कुछ देख सुन नहीं रहा था। अम्मी बताएं, हम कहाँ जा रहे हैं? वो घबराई। हवेली जा रहे हैं बेटा, पुरसुकून हो जाओ। अम्मी, मुझे कहीं नहीं जाना। वो रो दी। मगर इस मामले में तो मुमताज़ बेगम भी कुछ नहीं कर सकती थी। सारे रास्ते गाड़ी में फिर इसकी दबी दबी सिसकियाँ गूंजती रहीं।
ज़ारून भी घबराकर माँ का साथ देने लगा। मुमताज़ बेगम ने इसे लोबीज़ा की गोद में भर दिया। गाड़ी हवेली के तवील और अरीज ड्राइववे से होती अंदर दाखिल हुई तो इतनी बड़ी और पुरशिकवा इमारत देख लोबीज़ा की सांस अटकी थी, यानी एक और बड़ा सोने का पिंजरा। गाड़ी लॉन में रुकी तो लोबीज़ा जैसे अपनी जगह पर जम सी गई। अम्मी साईं, आप अंदर जाकर इस्तकबाल की तैयारी कीजिए, हम आ रहे हैं, हादी ने संजीदगी से कहा। मुमताज़ बेगम खामोशी से उतरकर अंदर चली गई। हवेली में गैर महसूस सी हलचल मच चुकी थी। मीर हादी गाड़ी से नीचे उतरा। लीजा, नीचे उतरो, संजीदगी से कहा गया। नो, नहीं आना मैंने बाहर, यहाँ नहीं रहना, हरगिज नहीं। वो नफी में सर हिलाती पीछे को सड़की। लीजा, क्यों चाहती हो मैं हर बार ज़बरदस्ती करूँ तुम्हारे साथ? मीर हादी जज्बत सा हुआ। अब अगर नहीं चाहती मैं वही तमाशा हवेली वालों को दिखाऊं तो गाड़ी से खुद ही उतर आओ, नहीं तो मैं समझूंगा तुम फिर मेरी बाहों में आने को मचल रही हो। मीर हादी का लहजा काबिले दीद था। लीजा, नीचे उतरो, हवेली वालों के सामने मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कम आउट नाउ। लुबीजा बुरी तरह अपने लब काटती गाड़ी से नीचे उतरी थी। सब गाड़ी के इर्द गिर्द जमा होने लगे थे। हालांकि हवेली में काम करने वालियां भी काफ़ी रश लग चुका था। सुर्ख लिबास में ब्लैक शॉल ओढ़े परियों जैसी खूबसूरत सुर्ख और सफ़ेद सी मासूम मोमी गुड़िया छोटे साई के पहलू में उदास सी मगर हनूक सी बनी खड़ी थी और गोद में नन्हा सा पिंक कंबल में लिपटा वजूद उठा रखा था। बख्तावर भी अंदर से निकलकर बाहर आई थी। मर्दान खाने में मौजूद राना, मीर हाशिम और मीर दराब भी बाहर चले आए थे। इन्हें अचानक ही इत्तला मिली कि मीर हादी लोबीज़ा और बेबी के साथ हवेली ही आ रहा है तो वो बाग हो गए थे। अब खुद चलकर इनके इस्तकबाल को वहाँ पहुँचे थे। मीर हादी ने इसके गिर बड़े हक से बाजू हमायल किया। लोबीज़ा कंफ्यूज सी मीर हादी के पहलू से लगी इन सब की संगत में आगे बढ़ी। काम वालियों ने आगे बढ़कर अकीदत से लोबीज़ा की चादर का पल्लू ही चूमना शुरू कर दिया तो लोबीज़ा बौखला ही गई। अरे ये क्या कर रही हैं आप लोग? इसकी ज़रूरत नहीं, मैं भी आप जैसी इंसान ही हूँ। वो इनकी जहालत और ख़ुद को इतना हकीर और कमतर समझने पर कलस कर रह गई। मीर हादी इसकी झुंझुलाहट महसूस कर मोबम सा मुस्कुराया। वो समझ सकता था कि ये सब इसके लिए नया था, जबकि यहाँ ये आम सी बात और रवायात थी। अरे बहू बेगम, करने दो भाई इनको अपना शौक पूरा। मीर हाशिम ने इसे शायद बावर करवाया था कि इसे भी हवेली के रवायात और इक़दार पर इसी तरह अमल करना है जैसे कि वहाँ मुकीम हर फर्द करता है। मगर मीर हादी इसे थामे अंदर लाउंज में चला आया था। वो अम्मा साई से मिली थी और इन्हीं के पास बैठ गई। सबने बारी बारी ज़ारून को उठाया मगर वो रोए गया। जाओ भाई बख्तावर, बहू के इसके तैयार किए हुए कमरे में ले जाओ, थक गए होंगे दोनों, माँ बेटा आराम करेंगे। अम्मा साईं के कहने पर इनकी ग्लो खुलासी हुई। बख्तावर से जिस कमरे में छोड़कर गई थी वो हवेली के कदरे पिछली तरफ बना पुरसुकून, बहुत ही बड़ा, शानदार और दुनिया की हर आसाइश से मजीन था। कमरे में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। वो नहीं जानती थी ये कमरा स्पेशल हवेली कि इस बहू के नसीब में आता था जो हवेली को इसका वारस देती थी। बेबी रोई जा रहा था। वो जहाजी साइज बेड पर बैठी और इसे फीड करवाने लगी थी जब मीर हादी हल्के से खनकार कर रूम में दाखिल हुआ। लोबीज़ा ने जल्दी से खुद पर शॉल गिराई। आहिस्तगी से आकर वो बेड की दूसरी जानिब बैठा था। लोबीज़ा ने पहलू बदला। हाय ये बेगानगी, अपनी नहीं मुझको खबर। हाय ये आलम कि तू दिल से जुदा होता नहीं। कब तक नाराज़ रहने का प्रोग्राम है एलो जान? सवाल था कि सुई जो मीर हादी ने इसकी रूह में चुभोई थी। जो कुछ भी माजी में हो चुका है काश मैं इसे बदल सकता, मगर मेरे बस में नहीं। इस वक्त हालात कुछ ऐसे रहे और तुम्हारी तबीयत की वजह से मैं तुम्हें सच नहीं बता सका। मगर झूठ, सब कुछ झूठ, हर बात झूठ। तब नहीं बता सके थे तो अब हर बात छुपाने में क्या मजबूरी मानिया थी आपकी? बताना पसंद करेंगे? काफ़ी सर्द लहजा था मीर हादी के दिल को इसने मुट्ठी में जैसे कुचला था। ये मेरी इश्क की मजबूरियाँ, माज़ अल्लाह, तुम्हारा राज तुम्हीं से छुपाता रहा था मैं। ज़रा सा करीब होकर भारी गंभीर लहजे में की गई सरगोशी ने लोबीज़ा की सांस इसके गले में अटकाई थी। ना चाहते हुए भी वो इसे करारा सा जवाब देकर इसका मुंह नहीं झाड़ सकी। जुबान तालू से जो चिपक चुकी थी। पास बैठा जालिम सितमगर बेमहर शख्स इसकी रूह तक में बस चुका था। इसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला और आखिरी शख्स था। आखिर तो मोहब्बत भी क्यों ना इल्हाम बनकर रूह में उतरती। कितना मुश्किल होता है ना खुद से खुद ही को नोच कर फेंकना और दानिस्ता दूर करना, और यही वो करने की कोशिश कर रही थी मगर इसकी हर कोशिश को वो नाकाम बनाए जा रहा था। मुझे आपके साथ नहीं रहना राना मीर हादी, आज नहीं, कल नहीं, कभी भी नहीं। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इसने रुख मोड़कर बोला था। मीर हादी के जबड़े भींचे क्योंकि हर दफ़ा वो नए लफ्ज़ों के तीरों से इसे घायल करती थी। और मुझे तुम्हारे पास तुम्हारी सांसों जितना करीब रहना है, आज भी, कल भी और हमेशा हमेशा के लिए। जज्बों से चूर ले जाता लोबीज़ा बेबी को बेड पर लिटा चुकी थी। तभी मीर हादी ने इसका बाजू थामा था। लोबीज़ा ने बाजू छुड़ाने के लिए सख्त मज़ामत की जिसका शायद उल्टा ही असर हुआ था कि वो इसे मज़ीद करीब खींच चुका था। मुझे नहीं पता एलोजन कब तक
रगों में खून की जगह मोहब्बत बनकर दौड़ने लगी। मीर हादी ने अपनी रगें जामे बसाया है तुम्हें, अब तुम दूर जाने की बात करती हो तो लगता है रगों से जान निकालने की बात करती हो। सुलगते लबों ने कंधों को छुआ तो लवीजा को लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। इसकी गर्म सांसों की तपश ने लीजा की गर्दन को जलाया था जैसे। मीर हादी दूर हटे, वो गराई, मगर वो मजीद इसके करीब हुआ और कान की लो को लब से काटा। सुनो एलो जान, मैंने अपने किए हर अमल का दावा करने की कोशिश की। तुम्हारी मोहब्बत ने बदल दिया राना मीर हादी को, इसके घमंड और गरूर को चिकनाचूर कर दिया। मगर एक तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा इश्क ही था, तुम्हारा वजूद, जिस पर मैं किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाया। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम्हें लेकर और तुम्हारी मोहब्बत को लेकर हूँ सेल्फिश, इसीलिए तुम्हें खुद से दूर करने के तसव्वुर से ही जान निकलने लगती है मेरी, मरने लगता हूँ मैं। और अब मैं तुम्हारे फिर से करीब आना चाहता हूँ, बहुत करीब, इतना करीब कि तुम्हारे दामन से ऐसे लिपट जाऊँ कि फिर से खुद को तुम्हारे वजूद में गुम कर दूँ। जज्बात से बोझल लहजे में कहते इसके होठों ने कंधों से गर्दन तक का सफ़र किया। अब बर्दाश्त की हद हुई थी, वो दोहरी अजियत का शिकार थी और इसकी इस फरमाइश पर रोवीज़ा के तन बदन में आग भी लगी थी। तभी एक झटके से इसकी दस्तरस से निकलकर बेड से नीचे उतरी थी। चाहे मोहब्बत का होता या नफरत का, नहीं कर सकती थी वो उससे मुकाबला, जिसे इतने माह दिल की ऊंचाई मसनद पर मोहब्बत का द्योता बनाकर पूछती रही। इसे यूं अब धत्कारना, अपने हाथों से अपने दिल का खून करना आसान काम तो नहीं था। वो मुंह पर हाथ रखती फूट फूट कर रोती वाशरूम में बंद हुई थी, और वो जो एक मरतबा फिर मोहब्बत में बुरी तरह धत्कारा गया था, बेबसी से अपने लब कुचलता धुआं धुआं चेहरा लिए वहां से क्या बल्कि हवेली से निकलता चला गया। हॉस्पिटल के रूम में मुमताज़ बेगम बैठी इसके लिए सेब काट रही थी। चोटें तो काफ़ी से ज़्यादा ही लगी थी, मगर सच शुक्र कि कोई गहरी नहीं थी, इसलिए बचत हो गई। और अब वो पट्टियों में जकड़ा अपने मुकम्मल होशो हवास में। हाँ, मगर टांग पर लगने वाली जख्म गहरा था, तभी 7 से 8 स्टिचेस आए थे, तभी इससे 2 दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। आज तीसरा दिन था और इसे डिस्चार्ज किए जाना था। वो अब काफ़ी बेहतर था, मगर 3 दिन से मुमताज़ बेगम ने इससे कलाम करने की कोशिश नहीं की थी। वो इन्हें बुलाने की कोशिश करता रहा, मगर वो जैसे मुतवज्जे ही नहीं होती थी। इतना बेहस और खुदगर्ज बेटा इनका नहीं हो सकता था, जो अपनी गर्ज को पाने की खातिर लवीज़ा की ज़िंदगी में जहर घोल दे। ये कसक दिल में लिए वो कभी भी खुश नहीं रह सकती थी कि इसके बाबा की मौत की वजह इसका शोहर बना, हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। रात का वक्त था, मुमताज़ बेगम फार्मेसी तक गई थी। जब भारी कदमों की आवाज़ पर जफ़र की आंख खुली तो देखा वो शानदार सा शख्स अपनी सिर्फ आंखों से नफरत से इसे घूरता कमरे में दाखिल हुआ था। बड़ी शान से इसके बेड के करीब कुर्सी पर विराजमान हुआ था। तुम जानते हो ना यहाँ इस हॉस्पिटल में क्यों हो? मीर हादी का ससराता लहजा जफ़र डीटो की तरह हंस दिया। ये इश्क नहीं आसान, बस। जफ़र के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब इस भूखे शेर ने उठकर इसका गला दबोचा। खबरदार, एक और लफ्ज़ भी इस मुँह से अदा हुआ या इसका नाम भी आया तुम्हारी जुबान पर, मैं सचमुच अपने हाथ तुम्हारे ढीठ और गंदे खून से रंग लूँगा, समझे? मीर हादी धारा था। अरे यार, चिल्ला क्यों रहे हो? कान फाड़ोगे क्या? मरीज बंदा हूँ, हॉस्पिटल है, कुछ तो ख्याल करो। फिर मुस्कुराया और खांसते हुए मीर हादी का हाथ पीछे हटाया। तुम तो बहुत सरियल हो यार, शायद मूड ख़राब है। चलो तुम्हें एक गुड न्यूज़ सुनाऊं, तुम्हारा भी मूड अच्छा हो जाएगा। जानते हो, मामू ने खुदकुशी नहीं की थी, इनकी तो लवीज़ा के यूनी जाने के 2-3 घंटे बाद ही मेजर हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। यू नो व्हाट, मेरे हाथों में ही दम तोड़ा था इन्होंने। वो इत्मीनान से तकिए पर नीम रात पर अब पास पड़ी फ्रूट बास्केट में से एप्पल उठाकर खाने लगा था, जबकि वो सामने पत्थर बना से बेयकीनी से शॉक स्टेट में देखे गया। राइट, गुड हो गया, अब मैं इसे हकीकत बताऊंगा और वो आसानी से मुझे माफ़ कर पाएगी और मेरी मोहब्बत एक्सेप्ट करेगी। मीर हादी ने संजीदगी से कहा। वो तुम्हारी बात मानेगी? वाकई? जफ़र ने अबरूश खाकर तमस्खराना अंदाज में पूछा। और वाकई मीर हादी बोल भी ना सका था, ज़बान जैसे तालू से चिपक गई थी। और मैं इसे ये सच्चाई कभी भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जानते हो मरते हुए मामू ने मुझे क्या कहा था? जानना चाहोगे? जफ़र का इत्मीनान काबिल दीद था। मीर हादी ने इसे खूंखार निगाहों से पूरा। मुझे नहीं जानना, मीर हादी फनकारा। नहीं, तुम्हें ज़रूर जानना चाहिए। इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इनकी बेटी का हमेशा ख्याल रखूँ और इसकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म का दुख ना आने दूँ, इसके खुशियों को ख्याल रखूँ। तो सोचो, वो तुम्हारे साथ अब तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, तुमसे अलग होना चाहती है। तो आगे तुम खुद समझदार हो, जफ़र ने कहा था। और अब हादी की बर्दाश्त की हद पार हो चुकी। तभी उठकर इस ढीठ के मुंह पर 2 मुक्के जड़े थे कि इसका होंठ फटकर खून बहने लगा और गाल नीली पड़ गई। ग्रेबान चंद जोड़ के इसकी आंखों में देखा। अंधे हो तुम मिस्टर जफ़र, जो इसकी आंखों में बेइंतहा मोहब्बत नहीं देख सके, वो भी सिर्फ मेरे लिए। वो किस कदर तकलीफ में है, दोहरी अजियत का शिकार है। अपने बाबा की मौत की वजह समझती है मुझे, इसलिए मुझे सही तरह अपना
अपना नहीं पा रही, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि मेरी मोहब्बत इसकी सांसों में बसी है। मुझसे अलग हुई तो वो तबाह व बर्बाद हो जाएगी, मर जाएगी। वो ऐसे तो राना मीर हादी होने नहीं देगा, ना ही ये बात अपने होने नहीं देगा। ना ये बात अपने गंदे जहन में बिठा लो कि वो मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। झूठ के नकाब में छुपी ये सच्चाई एक ना एक दिन तो उसके सामने आ ही जाएगी, तब वो पुरसुकून हो जाएगी। क्योंकि सच्चाई कितनी भी छुपा लो, एक ना एक दिन तो सामने आकर ही रहती है। और आखिरी बात, खयानत कर रहे हो, इससे सच्चाई छुपा कर पछताओगे। मीर हादी फनकारा था और आखिरी बात बोलकर मुड़ा तो सामने मुमताज़ बेगम खड़ी थी। तुम्हें अपने रास्ते से हटाना मेरे लिए चूंटी को मसलने के बराबर है, लेकिन अगर किसी का लिहाज है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की फुप्पो को, जिन्हें वो अपनी माँ जितना प्यार करती है। वो बोलता हुआ मुमताज़ बेगम के करीब गया था। समझा लीजिएगा अपने बेटे को, अगर ज़िंदगी प्यारी है तो मेरी बीवी से बहुत दूर रहे, नहीं तो अगली मर्तबा मैं खुद को बिल्कुल नहीं रोकूंगा। वो लाल बाबू का चेहरा लिए बोलता लंबे लंबे ढक भरता वहाँ से निकलता चला गया। क्या नहीं था इन गाँव में, जुनून, शिद्दत, बेबसी, दीवानगी। मुमताज़ बेगम को झरझरी सी आई। 3 दिन से वो हवेली नहीं लौटा था। लोवीज़ा इसकी जानिब से पुरसुकून ही रही, मगर अंदर से बेहद बेचैन थी। वो तो कोशिश करती कि ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारे। एक अजीब हाकिम व महकूम वाले माहौल में दम घुटता था इसका, जबकि हवेली वालों को तो बस मीर हादी का इंतज़ार था। वो क्या करने का सोच रहे थे, अभी लोवीज़ा इससे अनजान ही थी। आज 3 दिन के बाद वो हवेली लौटा था। इसे देख सब खेल गए थे। वो अंदर जाने के बजाय राना मीर हाशिम और राना मीर दराब के कहने पर मर्दान खाने से ही इनके साथ साथ वाले गाँव में पंचायत के लिए गए थे। वो बेबी को सुलाकर कॉट में लिटाकर वाशरूम गई थी। मीर हादी की वापसी से बिल्कुल ही बेखबर थी। बाहर आई तो बेड पर चीज़ों का ढेर और एक भारी कामदार सुर्ख इम्तिजाज और मल्टी कलर जोड़ा फैला देख हैरान हुई। अभी वो हैरान के साथ साथ परेशान भी होती कि बख्तावर मजीद मखमली बॉक्स उठाए और एक और लड़की के साथ इसके रूम में दाखिल हुई थी। साथ आई लड़की ने लोवीज़ा को सलाम किया। ये सब क्या है बख्त आपी? वो हैरान होकर पूछने लगी। अभी कल ही बख्तावर ने इसे कहा था कि वो इसे आपी बोला करे। तैयार होना है तुम्हें, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म करना थी। मीर हादी की मौजूदगी में इसके आने तक रुके हुए थे। बहुत बड़ा जश्न होगा आज, सारे गांव वालों को खाना खिलाया जाएगा। गांव की औरतों को इनकी नई मालकिन और छोटे साईं दिखाए जाएंगे। बख्तावर की सभी बातें नाकाबिले फहम थी, मगर लोवीज़ा की तो सुई एक ही बात पर अटक गई थी जैसे। वो आगे वापस लोवीज़ा ने पहलू बदला। हाँ, मीर हादी लौट आया है और अभी पंचायत के लिए गया है, तुम तैयार हो जाओ। तैयार क्यों होना है बख्तापी, मैं ऐसे ही ठीक। वो घबरा गई। जानती जो थी सादगी में भी एक शख्स की बेख्तियारियां, पागलपन और शिद्दतें कजा के वो इतने कील कांटों से लेस हो जाती। बख्तावर इसकी घबराहट देख मुस्कुराई। अम्मा साई का हुक्म है, जाओ लिबास पहन कर आओ। ज़ारून को मैं संभाल लूँगी, तैयार भी कर दूँगी जब उठेगा। जाओ अभी। नाचार लोवीज़ा मरियल से कदमों से लिबास उठाकर वॉशरूम गई और ड्रेस पहनकर बाहर आई। सुर्ख रंग की कुर्ती, मल्टी कलर में लहंगा और बड़ा सा मल्टी कलर दुपट्टा। बख्तावर और पार्लर वाली इसे बेख्तियार देखेगी। अब तो हुस्न और मासूमियत को ममता के नूर ने और जला बख्श दी थी। वो बुरी तरह कंफ्यूज हुई थी। वो सहज चलती मुमताज़ बेगम और वक्त के साथ बाहर आई थी। एक अलग और अनोखा ही रूप आया था इसे। कामदार लहंगे में हल्के मेकअप पर मगर सोने व हीरे के जवाहरात के साथ वो आसमान से उतरी कोई अप्सरा लग रही थी। बड़े से लाउंज में ख़वातीन के बैठने का इंतज़ाम किया गया था। जब वो लाउंज में दाखिल हुई तो लाउंज में जो भनभनाहट हो रही थी, अचानक ही सन्नाटा छा गया था। सब इसकी जानिब मुतवज्जो हुए थे। अब गांव की ख़वातीन दबे दबे अल्फाज में इसकी तारीफ़ों में रद्बुलसान थीं। बख्तावर ने शाहाना तरीके से तैयार हुए गोल मटोल से ज़ारून को इसकी गोद में दिया था। अम्मा साईं ज़ारून की आईब्रो में सुरमे से काला टीका लगाना हरगिज़ नहीं भूली थी। बाहर हवेली के तवील और अरीज़ लॉन में मर्दों का इंतज़ाम किया गया था। देगें पक रही थी। म्यूज़िक सिस्टम पर इब्रारुल हक के गाने लगाए गए थे। तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ हवेली के अंदर तक आ रही थी। ख़वातीन, खासकर बड़ी बूढ़ी औरतें, काफ़ी देर बारी बारी इसके पास आती रहीं और इसे अपनी हैसियत के मुताबिक मिठाइयाँ और नेक देती रहीं। काफ़ी चहलकदमी थी। बच्चे भी करीब आकर इसे देख रहे थे। मुस्कुराकर खुश इखलाक़ी से सबसे तारीफ़ें और नेक वसूल करती रही। गैर मामूली सी हलचल हुई थी जब राना मीर हाशिम, मीर दराब और मीर हादी लाउंज में दाखिल हुए थे। राना मीर हादी के कदम बेसाख्ता ठटक कर अपनी जगह पर रुके थे। वो महबूब सा इसे देखे गया और ये बात महफिल में बैठे हर शख्स ने महसूस करके लबों पर मानी के मुस्कुराहट सजी थी।
राना मीर हाशिम और राना मीर दराबी इसके सर पर हाथ रखकर इसे नेक देकर मर्दान खाने चले गए। वो जो पहले रिलैक्स ही बैठी थी, अब कॉन्फिडेंस बुरी तरह ब्रेक हुआ था। निगाहें शर्म और हया के बार से झुक चुकी थी, पलकें लरजने लगी। वो बेशर्मों की तरह निगाहें नहीं हटा रहा था। लोबीजा ने दिल में दांत खचकाए। बख्त ने आज अरसे बाद अपने दिल में दर्द और सा महसूस किया। वो जो दिल में इसे पाने की जिद और महज पसंदीदगी थी, वो तो अपनी मौत आप मर चुकी थी। अब तो बस दामन में मीर हादी की आंखों में किसी और के लिए ठाते मारता मोहब्बत का समुंदर दे खसारों और पछतावों के अलावा कुछ भी नहीं था। इसके ये तासरात वहाँ मौजूद गाँव की घाघ और तजुर्बा कार खवातीन अच्छी तरह नोट कर चुकी थी। अफजल आया था और मीर हादी को इमरजेंसी मर्दान खाने में बुलाकर अपने साथ ले जा चुका था। अम्मा साई और मुमताज़ बेगम ज़ारून के सदके वारी जा रही थी। तभी लोबीजा को अपने करीब दबी दबी सरगोशियाँ सी सुनाई दी। अरे देखो इस बक बीवी को, कैसे छोटे साईं की खानदानी बीवी होते हुए सोतन के आगे पीछे बिछी जा रही हैं। हाँ भाई, जो हवेली का वारिस पैदा करेगी हुकूमत तो इसी की होगी भाई। अब तो बक बीवी को अपनी सोतन की गुलामी करनी ही पड़ेगी। आखिर को वारिस जो पैदा किया है लोबीजा बीबी ने। इतनी खूबसूरत मिली कहाँ छोटे साईं को, कहीं किसी बाजार से तो नहीं लाए इतनी हसीन और नाजुक कली। कम तो खैर बक बीबी भी नहीं थी, मगर हवेली के मर्दों को जानती नहीं तुम, जी बहलाने का सामान रख ही लेते हैं। मगर ये तो बीवी नहीं छोटे साईं की। हाँ तो जब वारिस पैदा किया तो निकाह कर लिया होगा छोटे साईं ने। अल्फाज थे कि आरी की आनी, जुमले थे खंजर जो दिल और रूह को छलनी छलनी कर चुके थे। हवेली की छत लोबीजा के सर पर गिरी थी। दिल की धड़कन अपने कानों में सुनाई दे रही थी। लोबीजा को पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था, चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ चुका था। इतने में ज़ारून भी चीख चिल्लाकर रोने लगा था। अम्मा साईं को सोचकर होल उठने लगे थे कि इसे कहीं नज़र ना लग गई हो। आखिर इन्होंने ही लोबीजा की मुश्किल आसान की। इसे नसरीन बहू बेगम को इनके कमरे में छोड़ कर आओ, आराम करेंगी। जाओ बहू बेगम, जाके बच्चे को देखो, भूख लगी है इसे, और अब अंदर ही आराम करना। अभी कुछ देर तक मीर हादी को बेचती हूँ, फिर इकट्ठे खाना खा लेना। अम्मा साईं ने कहा तो वह मुश्किल अपना मुर्दा वजूद को घसीटते अपने रूम की जानिब गई थी। कई मरतबा रास्ते में लड़खड़ाई भी। रोते हुए ज़ारून को अपने सीने में भींचे रखा। कमरे में आकर बेड पर बैठी, बेगम साहिबा किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं, मगर तुम ये बताओ, ये बक बीबी और तुम्हारे छोटे साईं की शादी कब हुई थी? लोबीजा ने कंफर्म करना चाहा और दिल से दुआ मांगी कि जो इसने सुना वो महज गलत फहमी हो, झूठ हो, फरेब हो, महज लोगों की बकवास हो। अपनी मोहब्बत के हाथों यूँ धोखे पर धोखा ना खाया हो इसने, नहीं तो खुद पर से ही एतबार उठ जाएगा। एक आखिरी बार हम कहीं इसे भी ना खो दे। इनकी शादी तो 4 साल पहले हुई थी बीबी जी, और इस दिन भी बहुत बड़ा जश्न हुआ था हवेली में, बिल्कुल ऐसा ही। नसरीन ने इत्मीनान से कहा। ठीक है जाओ, मगर सुनो, मेरे सर में दर्द है, मैं सोने लगी हूँ, भूख भी नहीं कोई मुझे, और बेबी को डिस्टर्ब ना करे। जी बेगम साहिबा, नसीन कहकर डोर लॉक कर जा चुकी थी। लोबीजा ने फौरन फ़ोन उठाया और एक कैब करवाई थी। सर के बाल मुठियों में जकड़ फूट फूट कर रो दी थी। अब तक वो इसके साथ जो जो कर चुका था वो सब एक तरफ, और इस धोखे की तकलीफ और दर्द एक तरफ। सीने में गम का वो तूफान उठा था कि वो संभल नहीं पा रही थी, टूट रही थी, बिखर रही थी। शायद कैब हवेली के पिछली जानिब पहुंच चुकी थी, जिसकी लोकेशन इसी ने सेंड की थी। वो चुपके से रूम से निकली थी, पिछले लॉन से निकलकर हवेली की दहलीज पार कर गई। महफिल अपने इख्तितामी मराहिल में थी। वो मर्दान खाने में बैठे ज़मीनों से मुताल्लिक़ किसी अहम मसले पर डिस्कस कर रहे थे। ख़ास किस्म के मशरूब का दौर चल रहा था। सब पी रहे थे सिवाय मीर हादी के। तमाम करीबी रिश्तेदार मदऊ थे, हत्ता कि अफरा सियाब की तमाम फैमिली को मदऊ किया गया था। फरहीन ने इस सब का बहुत वावेला मचाया था, मगर बख्तावर ने ही इन्हें खामोश करवा दिया था। ज़मरुद वक्फे से दिल में जलन और हसद लिए मीर हादी को खूंखार निगाहों से देख रहा था। वो जो ये सोच कर बैठा था कि सियासत में तो मीर हादी को दिलचस्पी ही नहीं है, तो अब इसके जलसे वगैरह अटेंड करने से इसे नाना मीर हाशिम की सीट खुद हासिल करने का ख्वाब चिकना चूर होते दिखाई दे रहे थे। वो किसी भी तरह इसे नीचे दिखाना चाहता था। काफ़ी देर से नोट कर रहा था कि आज मीर हादी नहीं पी रहा है। तभी इसने सॉफ्ट ड्रिंक में दूसरी ड्रिंक्स मिक्स की थी और वो ग्लास मीर हादी तक पहुँचाया, जो कि मीर हादी बातों बातों में पी गया था। मीर हादी ज़मरुद से बातों में मसरूफ थे जब तेजी से अफजल अंदर आया। मीर हादी समझ गया कि जरूरी कोई गैर मामूली बात है। अफजल ने झुककर मीर हादी के कान में कुछ कहा। इसके तासात पल भर में बदलते वहां मौजूद हर शख्स ने नोट किए थे। वो एक झटके से अपनी जगह से उठा था। जरा सा झुककर राना मीर हाशिम
कि कान में कुछ कहा था, बस बहुत हो चुका जश्न, हवेली खाली करवाएं। वो कहता तेजी से बाहर निकला था। राना मीर हाशिम को अंदाजा हो चुका था कि ज़रूर कोई मसला हुआ है, तभी महफिल बर्खास्त होने का ऐलान कर दिया था। वो लंबे लंबे डग भरता बाहर लॉन में निकला, रुख गाड़ी की जानी था। अफजल और गार्ड इसके पीछे लपके। कब निकली मीर हादी बमुश्किल ही बोल पाया। कुछ देर पहले। अफजल ने कहा। कैसे पता चला? आजियों ने कैब हवेली की जानिब आती देखी थी, मुझे बताया तो अंदर जाकर मालूम किया तो जो खास इनकी हिफाजत के लिए काम वाली रखी, इसने हवेली से बाहर जाते देखा। अफजल ने तफसील बताई। इसने रोका क्यों नहीं? मीर हादी ने दांत पीसे। आपने हुक्म दिया था कि खुद को जाहिर न होने दे। अफजल ने इसे इसका ही ऑर्डर याद करवाया तो इसने सर झटका। गाड़ी में बैठकर एक झटके से गाड़ी बाहर निकाली थी। अब ऐसा क्या हुआ होगा जो फिर इसने ये कदम उठाया? मीर हादी तैश व इख्तियार में पागल होता स्टीयरिंग पर मुक्का मार चुका था। मुझे लगता है कि इन्हें बख्तावर बेगम का ना पता चल गया। अफजल ने आहिस्तगी से कहा। वो बेतहाशा चौंका। कैसे अंदाजा हुआ? मीर हादी की रगें तन गई। आम सी बात है छोटे साईं, अब हवेली वालों और हवेली के नौकरों को तो रोक सकते थे, मगर गांव वालियों की जुबानें नहीं। अफजल ने कहा तो मीर हादी का दिल किया पीछे मुड़े और हवेली को आग ही लगा दे। जिन्होंने ये मुंह दिखाई का शोशा छोड़कर एक मरतबा फिर इससे कितने मीलों दूर ढकेल दिया था। मुझे मुंह दिखाई का बखेड़ा करवाना ही नहीं चाहिए था। शिट! मेरा हादी जिसे कांटों पर घसीट लिया गया था। परेशानी की बात है इनका यूं बगैर किसी सिक्योरिटी का हवेली से निकलना। दुश्मन भी ताक में बैठा है इलेक्शन की वजह से कि कब हम लोगों को नुकसान पहुँचाएं। एक दो धमकी भी मिल चुकी है बड़े साहब को अब तक तो, और ज़ारून बाबा भी इनके पास हैं। खुदा खैर करे। अफजल कहता चला गया और मीर हादी की जान लबों पर आती चली गई। अभी वो कुछ कहता कि फ़ज़ा में गोलियों की थरथराहट गूंज उठी थी। मीर हादी ने तेज़ी से गाड़ी भगाई। लुबीदा ज़ारून को सीने में भेंचे बैठी थी। रात का वक्त था और आसपास के गहरे सन्नाटे, अंधेरे और अकेलेपन से अब वो शदीद खौफजदा हुई थी। जब फ़िज़ा में जैसे धमाके से हुए और गाड़ी हवा में हिचकोले खाने लगी। लोबीज़ा की दिलदोज़ चीखें भी गूंज उठी थी, मगर राना मीर हादी की गाड़ियों ने इसे जल्दी से जा लिया था। जिसका डर था वही हुआ। दुश्मन रात के सन्नाटे में हमला आवर हुए थे, मगर मीर हादी और उसके गार्ड्स की जवाबी फायरिंग से वो लोग फरार हो गए थे। एक बहुत बड़ा खतरा सर पर से टल चुका था। लोबीज़ा के ड्राइवर को बाजू पर गोली लगी थी। मीर हादी ने अपनी गाड़ी से निकलकर झटके से लोबीज़ा की गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इससे बाजुओं से दबोच कर बाहर निकाला। मीर हादी, मुझे आपके साथ नहीं जाना, छोड़े मुझे, जाइए अपनी खानदानी बीवी के पास, छोड़े मुझे। वो हल्के बल चलाई और चलाती ही रही, मगर मीर हादी कुछ भी सुने बगैर इसे अपनी गाड़ी में धकेल चुका था। अभी कुछ हो जाता तो? राना लोबीज़ा, मीर हादी, बताओ मुझे अभी, अगर तुम्हें या बेबी को कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? वो धारा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे आप जैसे चीटर की शक्ल भी नहीं देखनी। वो भी चिल्लाई। राइट, अभी हवेली जाकर इसे तुम्हारे सामने तलाक दूंगा। अब खुश? मीर हादी ने सुकून से कहा तो लोबीज़ा का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। क्यों? इसे क्यों देंगे तलाक? मुझे दीजिए ना, वो तो खानदानी बीवी है ना, तो रखिए इसे अपने पास, मैं ही जी लाने का सामान हूँ, तो मुझे दीजिए तलाक। वो भपरी शेरनी की तरह बेतहाशा रोती गराई। शटअप लोबीज़ा, जस्ट शटअप, जब्त मत आजमाओ मेरा, बिल्कुल खामोश। वो भी गार्ड्स के साथ इस बकवास पर भुनाया। रास्ते भर बोल बोलकर इसका गला बैठ चुका था, मगर वो यूं बन गया जैसे सुन ही नहीं रहा था। हवेली पहुंचकर मीर हादी से पिछली जानिब से ही बाजू पकड़कर अंदर लाया था। हवेली में यह खबर बिजली बनकर गिरी थी कि लोबीज़ा बक के बारे में जानकर ज़ारून को लेकर हवेली छोड़कर जा रही है। सब इस वक्त लाउंज में बेचैन से मौजूद थे। तमाम गाँव वालों को रुखसत कर दिया गया था। सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, क्योंकि कातलाना हमले के बारे में भी खबर मिल चुकी थी। इसीलिए सब परेशान थे कि धार की आवाज़ से मीर हादी पिछली जानिब का दरवाज़ा खोलता इसे तकरीबन घसीटता अंदर ला रहा था। ज़ारून भी रो रो कर बेहाल हो चुका था। आते साथ इसने लोबीज़ा से ज़ारून को लेकर पास खड़ी बख्तावर की गोद में दिया। मीर हादी, छोड़ो मुझे, वो बेतहाशा रोती चिल्लाई, इसकी गिरफ्त में बुरी तरह मचल रही थी। जबकि राना मीर हाशिम मुस्कुराते अपनी मूँछों को इस तरह ताव दे रहे थे जैसे कि पोता जाने कितना काबिल फ़ख्र काम कर रहा हो, जोर ज़बरदस्ती करके। मुमताज़ बेगम भी इसे देखकर परेशान हुई। मीर हादी, छोड़ो बहू को, पागल हो गई हो, छोड़ो इसे। मुमताज़ बेगम ने इसे झड़का, मगर यहाँ असर किसे था? अम्मा साईं, बीच में मत बोलें, आप और बख्त ज़ारून को संभालें, मुझे कुछ ज़रूरी डिस्कस करना है अपनी बीवी से। वो कहता है इसे तकरीबन घसीटता अपने रूम में ले जा चुका था। मुमताज़ बेगम ने अफसोस से सर हिलाया और राना मीर ज़राब और मीर हाशिम को देखा, जो अपने सपूत को इसके इस अमल पर रोकने के बजाय खामोश हो रहे थे इसके ऐसा करने से। वो ज़ारून को लेकर बख के रूम में चली गई। सच शुक्र के रात को वो फीडर भी पी लिया करता था, नहीं तो मीर हादी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी माँ बेटे को तड़पाने की। राना मीर हादी ने एक झटके से इसे अपने बेड पर फेंका था। लोबीज़ा औंधे मुँह बेड पर गिरी थी और इस गिरने में इतनी शिद्दत थी कि कांच की चूड़ियाँ टूटकर शीट पर जा बजा बिखर गई थी। राना मीर
हादी के बिस्तर पर अपने बिखरे वजूद को और टूटी बिखरी चूड़ियों के टुकड़ों को देख इसे शायद अपनी औकात अच्छी तरह मालूम हो चुकी थी, मगर मीर हादी से खूंखार निगाहों से घूर रहा था, जिससे कहना चाहता हो, छोड़ के जाना है तो जा, पर मात अधूरी साबित कर, मुझसे झगड़ा कर और मुझको गैर ज़रूरी साबित कर। बात बजा है कि होते हैं दो चार मसाइल सबके ही, जानता हूँ मजबूरी को, लेकिन मजबूरी साबित कर। बहस नहीं बनती दोनों की, फिर भी ए बहुतान परस, जितनी बातें घर रखी हैं एक तो पूरी साबित कर। आगे न अपनी औकात पर राना मीर हादी, या मुझे मेरी औकात बताई है आपने अपने इस बिस्तर पर फेंक कर वो फनकारी। हाँ, आ गया अपनी औकात पर। तुम तो पहले दिन से राना मीर हादी की जिद रही हो एलो जान, भूल गई कि याद कराऊं। वो तैश के आलम में बैठ के करीब आया था। लोवीज़ा की जान लबों पर आई। खबरदार मीर हादी मेरे करीब आई या मुझे हाथ लगाया। वो चिल्लाई और बेड से नीचे उतरकर फिर रूम से बाहर जाना चाहा। और तुम्हें ऐसे क्यों लगता है एलो जान, अब मैं तुम्हें अपनी बहन बनाकर पास रखूंगा। वो धारा था और इसकी कमर में हाथ डालकर इसे दीवार से लगाया था। लोवीज़ा की पुश्त मीर हादी के सीने से टकराई थी। मीर हादी छोड़ दे मुझे, वो सिसकी। कभी नहीं, मर कर भी नहीं, हतमी फैसला सुनाया। गर्म सांसों की तपश लोवीज़ा को अपनी पिछली गर्दन पर महसूस हुई। अभी अभी इसके खोने के डर ने मीर हादी के जिस्म से जैसे जान खींच ली थी। तभी शायद इसे छूना चाहता था, महसूस करना चाहता था कि वो सही सलामत है, इसके करीब है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब, मुझे गासिब और दूसरों के हक पर डाका डालने वाली बना दिया। मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी आपको। लोवीज़ा की आहजारी कमरे में गूंजी। इससे पूछकर किया था ये निकाह? मीर हादी सुकून से बोला तो लोवीज़ा का दिल किया इसका मुंह नोच ले। तभी वो बुरी तरह झटपटा रही थी। आज जो राना मीर हादी को पिलाई गई थी वो और इसकी मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही थी इसके। तभी इसने अपने लबों से सिर्फ मखमली चोली की डोरी खींच दी थी कि शोल्डर से वो सिरकती चली गई। लोवीज़ा की जान लबों पर आई और पीछे खड़े इस शख्स के सुलगते लबों के लम्ब से घबराकर कंधे पर हाथ रखा। आंसू तवातर से गाल भिगो रहे थे। वो झटके से दीवार से लगी और इसे पीछे धकेलने की कोशिश की। जाइए अपनी खानदानी बीवी के पास मीर हादी, मुझे मेरी औकात मालूम हो चुकी है। लोग भी जी बहलाने का सामान बोल रहे हैं मुझे, और आप ये सब करके ये बात साबित कर रहे हैं। वो बेतहाशा रोती चिल्लाई। नहीं लीज़ा, मैं ये सब करके साबित कर रहा हूँ कि तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में, कि मैं अपनी सांसों जितना करीब चाहता हूँ तो मैं किसी दूसरे की जानिब तो पलट कर देखूँ भी नहीं। अब आपको होश भी है आप क्या कर रहे हैं? मीर हादी अपनी मोहब्बत को पामाल कर रहे हैं। दूर हद मुझसे निम जान सी वो चलाई। नहीं, तुम सिर्फ राना मीर हादी की एलोजान, हक है मेरा तुम पर, और बस वही हक वसूल कर रहा हूँ। कमर के गिर बाजू हमाइल करके खुद में भेज दे। मीर हादी ने जावजाज की गर्दन पर अपनी मोहब्बत के फूल बखेरे। लहजा और आंखें मुकम्मल खुद और मदहोश से थे। अब लोवीज़ा बुरी तरह मज़ाहमत करते, इसके कंधों पर नाखूनों से खरोचते, इसे दूर हटाने की कोशिश की। रो रो कर हिचकी बन चुकी थी लोवीज़ा की, मगर इस बेमहर पर ज़रा असर नहीं हो रहा था जो मुकम्मल मदहोश इसके वजूद पर अपनी शिद्दतें बखेर रहा था। राना मीर हादी ने इसे बाहों में उठाया। इसकी लाख मज़ाहमत के बावजूद वो नरमी से इसे बेड पर लिटाकर इस पर हावी होता कंफर्टर ओढ़ चुका था। लोवीज़ा बेजान सी नीम जान सी थी और अब कोई मज़ामत नहीं कर रही थी। पूरी रात कमरे में लोवीज़ा की सिसकियां और आहें गूंजती रही थी। राना मीर हादी नहीं जानता था कि इस तरह बहकर और जज्बात के तूफान में बहकर आज इसने जो किया था, अगले कई साल इसे इस रात का हरजाना अदा करते बेख्वाबी की नज़र करने थे। हर रात तड़पना था, इसके बगैर अकेले जुदाई की सूली पर लटक कर गुजारने थे। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ सहनी थी। सुबह जब मीर हादी की आंख खुली थी तो कई लम्हे तो खाली अल जहनी का शिकार हो गया, मगर फिर जब हवास बहाल हुए तो पता चला कि वो रात क्या क्या कर चुका है। क्योंकि अपने पहलू से अब भी दर्दनाक हिचकियों सिसकियों की आवाज़ें सुनाई थी तो नींद भग से उड़ी थी। लीज़ा आवाज़ शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूबकर उभरी। हाथ बढ़ाकर इसका बाजू थामना चाहा जो इसने बुरी तरह झटक दिया और अपना बिखरा वजूद समेटकर उठकर वॉशरूम में बंद हो गई। लोवीज़ा शॉवर के नीचे खड़े होकर फूट फूट कर रोई थी। क्या ये मोहब्बत थी जिसने इसके जिस्म जान और रूह तक को रोन डाला था? इतनी बेहिस और खुदगर्ज मोहब्बत के शख्स को इस पर ज़रा सा भी रहम न आया, इसकी हालत पर रहम न आया, अपने नौमौलूद बेटे का ज़रा भी ख्याल न आया। अगर मोहब्बत ऐसी बेहिस खुदगर्ज जालिम और सफाक होती है तो इसे नहीं चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं। मीर हादी को इसका वारिस मिल गया था। खानदानी बीवी पास थी जिसकी गोद में रात वो अपना बेटा भी थमा चुका था और इसे जिस मकसद के लिए वो अपने पास रखना चाहता था रात वो अच्छी तरह इसे अपने हर अमल से समझा चुका था। तो नहीं चाहिए थी इसे ऐसी जिंदगी जिसमें रोज रोज इसकी रूह को रोंदा जाएगा। इस जिंदगी से बेहतर तो अपने बाबा के पास ही चली जाती। लोवीज़ा आगे बढ़ी थी और वॉशरूम का केबन खोलकर इसमें से ब्लेड निकाली। एक झटके से अपनी कलाई काटी थी इसने। बालों में हाथ फेरता वो उठकर बैठा।
बैठा और एक और वजह दे दी इसको खुद से नए सिरे से नफरत करने के लिए। इसमें ऐसा कुछ गलत भी नहीं था, वो मेरी हैसियत और सिर्फ मेरी दिमाग इस कभी और रजील हरकत की तावलें पेश कर रहा था, वजाहतें दे रहा था, मगर दिल कह रहा था मोहब्बत को पामाल किया है, डूब मरो और अब सजा भुगतने को तैयार रहो। तकरीबन आधा घंटा हो चुका था इसे वॉशरूम में बंद हुए। कुछ अनहोनी का सोचकर राना मीर हादी का दिल डूब कर उभरा था। एक ही छलांग में बेड से उतरा और वॉशरूम तक पहुंचा था। लीजा आवाज़ दी मगर अंदर से सिर्फ शावर चलने की आवाज़ आ रही थी। इसने आवाज़ें देने में टाइम वेस्ट नहीं किया था और 2-3 जोरदार कंधे की ज़रबों से डोर का लॉक टूटता चला गया। मीर हादी अंदर दाखिल हुआ तो दिल उछलकर हलक में आया था। सामने वो फर्श पर ज़मीन बोझ थी और फर्श पर खून का दरिया सा बह रहा था।